हैं क्या क्या उनके पर्टिकुलर इंडिविजुअली फंक्शन होते हैं। देन उसके बाद में बोन की एनाटॉमी जानेंगे, है ना, ग्रोस एनाटॉमी। देन उसके बाद में फाइन एनाटॉमी, जिसको माइक्रो एनाटॉमी आप बोलते हैं, कट करके जो अंदर की तरफ पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, वहां से भी समटाइम क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो उसको आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। दैट इज द बोन एनाटॉमी। स्टार्ट करें, चलिए थोड़ा सा हम मेरे जो डाउट है वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। हाँ, बीच में जो स्पेक लगा है आप ही खड़े हो जाइए, बहुत शानदार। चलो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द लोअर लिम्ब, है ना। लोअर लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स होती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, दोनों मिलके बोलेंगे या एक इंडिविजुअल कैसे बता सकते हो। तो अब आपको आंसर कैसे बताना है, आपसे पूछ लिया कि लोअर लिम्ब में कितनी बोन होती है, तो आपका बेस्ट आंसर क्या रहेगा कि सर 13 ईच, तो दोनों आंसर हो गए। अब सर आप दोनों ही समझ लो या एक समझ लो, जो भी है, तो हमने अपना आंसर बता दिया। यही स्मार्ट तरीका आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना। चलिए, तो 13 ईच होती है और टोटल आपकी 60 बोन्स होती है इन योर लोअर लिम्ब। हाँ, और अपर जो बोन होती है दैट इज द फीमर लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी थी, थर्ड लार्जेस्ट। हाँ, तो थर्ड लार्जेस्ट पूछा है तो बालक और बालिकाओं टिबिया नहीं बताए, दैट इज द फिबुला। थर्ड पूछा है ना, सेकंड थोड़ी पूछा है। आप कहां सोचते हैं उससे आगे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा रुक के आंसर बताने की कोशिश करें। एग्जाम में भी जल्दीबाजी नहीं करें कि तुरंत बता दे, छोटी लाइन का क्वेश्चन देखते नहीं, उससे पहले उसका आंसर आप बता देते हैं, मतलब क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। छोटे क्वेश्चन में से होता है, क्वेश्चन आया तुरंत आंसर बता के आगे जा रहे, रुको भाई, उसका भी आंसर बताना है, क्योंकि वो भी आपको इक्वली नंबर देता है जो आपको बड़े क्वेश्चन देते हैं। तो थर्ड लार्जेस्ट इज द फिबुला। लोकेशन क्या है, कहां पर लोकेटेड होती है, फिबुला कहां लोकेटेड होती है, लेटरली और पोस्टीरियर, पोस्टीरियो लेटरल वन रहेगा, हाँ पर हाँ बैठ जाइए। सेकंड लार्जेस्ट बोन इन द लेग, लेग के अंदर कौन सी सेकंड लार्जेस्ट है, टिबिया। टिबिया के बारे में और बताइए, उसकी एनाटॉमी के बारे में। मेन जो बेसिक थिंग्स है जो आपको याद रखना ही है, टिबिया इज नोन एज ए साइन बोन। मेन चीज वो आपको याद रखना, सिंग बोन समझो, साइन बोन जो भी वर्ड आप प्रोनाउंस करते हैं, तो साइन बोन के रूप में जानी जाती है, ये दूसरा नाम है। सेकंड थिंग्स है कि ये सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द फीमर, सेकंड जो होती है दैट इज टिबिया। और लोअर लेग की फर्स्ट लार्जेस्ट होती है, लोअर लेग की फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट आपकी फिबुला बन जाती है। लोकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एंटीरियरली रहती है, आगे की तरफ और मीडियली, तो एंटीरियो मीडियली, एंटीरियो मीडियली, आगे की तरफ और अंदर की तरफ, एंटीरियो मीडियली इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है आपकी टिबिया की। देन टिबिया, हाँ बताइए, ग्रीन कलर का जो आपने स्वेटर पहन का है, हाँ अभी खड़े हो जाइए। टिबिया जो होती है वो बेसिकली आपकी डिस्टल एंड पे कौन सी बोन के साथ जुड़ी होती है, कौन सी, टेलस बोन के साथ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। टार्सल्स बोन होती है, और हम बात करें तो दैट इज फ्रॉम द एंकल जॉइंट, और उसमें से जो पर्टिकुलरली आपकी एंकल जॉइंट बनाने के लिए जो मेन रिस्पांसिबल होती है दैट इज टिबिया विद द टालस बोन। टालस बोन आपकी रहती है जो एंकल जॉइंट बनाती है। एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखे, एग्जाम का क्वेश्चन है। आप इधर, हाँ सेकंड इस पे लगा है बीच में, राइट, हाँ आप। चलिए, हील बोन किसको बोलते हैं, नहीं पता क्यों, क्लास में नहीं आए थे आप, उससे पहली क्लास में थे, तो आज पहला दिन आपका क्लास सेकंड है। चलिए बैठ जाइए, आपके लिए कंसीडर किया जाता है। हाँ आप इधर से, हाँ आप ही कर जाओ, आपके पीछे। कल हमने पढ़ा था हील बोन, है ना, तो हील बोन आपके फुट का कौन सा पोर्शन बनाती है, हील बोन फुट का कौन सा पोर्शन बनाती है। पहले तो हील बोन कौन सी है, कैल्केनियस, है ना। हाई हील बनाने वाली कंपनी कौन सी, कैल्केनियस, तो ये आपको याद रखना। और उस पर आपने केस किया क्योंकि फ्रैक्चर ज्यादातर होती है, तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन इन द, हाँ टार्सल इज द कैल्केनियस और मेरे, और हील बोन आपकी कैल्केनियस है, और लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट टार्सल बोन दैट इज आल्सो कैल्केनियस, सबसे बड़ी वही है, उसी में फ्रैक्चर होता है और वही आपकी हील बनाती है। तीनों एग्जाम के क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए। टोटल 7 होती है टार्सल, आप बताइए 7 कौन कौन सी होती है, देखना नहीं है, उससे पहले बता देना है। नेवी कलर, और देन 3 होती है क्यूनिफॉर्म, 3 जो होती है वो क्यूनिफॉर्म, सभी बैठ जाइए। 3 जो होती है क्यूनिफॉर्म होती है, लार्जेस्ट आपकी कैल्केनियस और स्मॉलेस्ट आपकी क्यूनिफॉर्म। और क्यूनिफॉर्म में भी स्पेसिफाई करें तो सेकंड दैट इज द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म इज द स्मॉलेस्ट टार्सल बोन। देन उसके बाद में मेटाटार्सल डिस्कस किए थे, काउंटिंग आपको याद रखना 1 to 5 होती है। इनर से हम लेते हैं, है ना, इनर इस तरीके से होता है, तो जो ग्रेट टो होता है उसकी जो लोकेशन होती है आपके फुट में अंदर की तरफ होती है ना, एज कंपेयर टू हैंड के अंदर आपकी जो थंब की लोकेशन होती है वो लेटरली होती है, लेकिन वहां पे मीडियल रहती है। ये पोस्टर आपको याद रखना फुट के प्रोस्पेक्ट से, है ना। देन उसके बाद में हमने पैलेंजेस, पैलेंजेस आपकी टोटल 14 होती है, तो जो मीडियल होती है वो 2 रहती है, आई मीन जो आपके थंब के अंदर रहती है। और थंब के लिए एक और वर्ड यूज करे थे, कौन सा, हेलेक्स। सर आप पूछने वाले थे, वेरी बैठा था बिल्कुल, दैट इज हेलेक्स। और थंब के लिए, हाँ इसके लिए तो पोलेक्स, थंब के लिए कौन सा, पोलेक्स, और ग्रेट टो के लिए हेलेक्स। चलिए, तो ये हमारी लास्ट क्लास के एक बार मोटा मोटा रिवीजन हो जाता है। कुछ आर्क है जो आपकी बेसिकली लोअर फुट के अंदर बनती है, और आई मीन जो फुट रहता है उस पोर्शन के अंदर एक्जेक्टली बनती है, 2 आर्क रहती है। आर्क जैसे आपका फुट की पोस्टर ऐसे है, तो एक तो आर्क ये बनेगी, है ना, और एक आपकी इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बात बनती है, और आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर या एंटीरियर पोस्टीरियर बनती है। तो 2 आर्क के बारे में जानते हैं। देन उसके बाद में जो मेन कंटेंट है आज का हमारा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द बोन एंड बोन सेल्स। तो ये जो आर्क आप देख रहे हैं कि ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला जो पोर्शन आपकी बॉडी का और वीकेंड आपकी बोन का, दैट इज द हिंड फुट, ये आपका हिंड फुट हो गया, ये मिडिल वाला हो गया, और ये आपका एंटीरियर वाला हो गया। और ये जो आर्क बन रही है ना, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनती है इनको हम क्या बोलते हैं, आर्क। तो ये जो आर्क बन रही है, तो 2 आर्क में आपका फुट की पोस्चर फॉर्मली डिवाइड होती है, सीधा क्वेश्चन समटाइम बन जाता है। और ये जो दोनों आर्क होती है वो आपकी नॉर्मल कंसीडर की जाती है, आपकी बॉडी का वेट को बियर करने के लिए, आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, आप एग्जैक्ट सही लोकेशन में स्टैंड कर पाए या रनिंग कर पाए, तो उसके लिए ये 2 आर्क इंपॉर्टेंट होती है। अब इस आर्क का जो नेम है इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सी आर्क है, ये वाली
मीडियल पार्ट में है, और है कौन सी, लॉन्जिट्यूडनल है। लॉन्जिट्यूडनल को बोला एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर से एंटीरियर या एंटीरियर से पोस्टीरियर से बोल सकते हैं हम। तो आप पीछे से आगे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ, एक तो ये आर्क बंदी है और दूसरी आपकी कौन सी बंदी है, ये वाली, तो दैट इज ट्रांसवर्स आर्क। एक इस तरीके से बनी, दूसरी इस तरीके से बन रही है ना। तो दो सिंपल सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है आर्क ऑफ द फुट, उसके अंदर फुट बोन अरेंज्ड इन द टू आर्क। एक होती है लॉन्जिट्यूडनल आर्क, कंसिस्ट ऑफ द टार्सल एंड मेटाटार्सल बोन अरेंज्ड टू फॉर्म द आर्क फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट। सिंपल सा कंसेप्ट, कोई ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं है। कौन कौन सी बोन के साथ में रिलेशन होता है, बस वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो पीछे की तरफ कौन सी रहेगी आपकी, ये जो बोन है टार्सल बोन है, और आगे की तरफ जो है आपकी पेलेंजेस है। तो मेनली जो आर्क बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, आपकी मेटाटार्सल और कुछ पार्ट ऑफ द टार्सल वी कैन से, है ना। तो टार्सल का कुछ पोर्शन है और मेनली मेटाटार्सल मिलकर ये आर्क बना रही है। कंसिस्ट ऑफ द टार्सल एंड मेटाटार्सल बोन अरेंज्ड टू फॉर्म द आर्क फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट। फुट के एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट के बीच में जो आर्क बन रहा है वो आपका लॉन्जिट्यूडनल आर्क होता है। लिखिए इसके बारे में, अगली आर्क के बारे में अगली स्लाइड में है। जस्ट लिखना है आर्क ऑफ द फुट, और दो आर्क होती है, पहली लॉन्जिट्यूडनल आर्क, डायग्राम बनाए इस तरीके से, रफली डायग्राम बना ले, और ट्रांसवर्स होती है वो आपकी लेटरल टू मीडियल और मीडियल टू लेटरल। हाँ चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग, प्रतिमा, रितिका, इंदु, रजनी, हाँ सभी को गुड इवनिंग। ध्यान बने हमारा लिखने में है ना, लेकिन कुछ ऐसी बात आएगी तो वो जो ओ है वो निकलना नहीं भूलेंगे सर। हो गया। सेकंड आर्क आपकी ट्रांसवर्स का है ना, वो आप मेंशन कर सकते हैं जिन बच्चों का हो गया। तो सेकंड आर्क ट्रांसवर्स का और किस तरीके से रहती है, तो मीडियल टू लेटरल और लेटरल टू मीडियल हम बोल सकते हैं। आपके फुट के ट्रांसवर्स रीजन के अंदर रहती है, मेनली जो बनाती है आपकी मेटाटार्सस बोन बनाती है, तो ट्रांसवर्स आर्क हो जाएगी। चलिए ये सेकंड आपकी, इतना लिखने का नहीं है बच्चों, जिस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना उसको सब कुछ नहीं लिखे, उसको ज्यादा टाइम नहीं दे। दो क्वेश्चन बनता है कि आर्क होती कैसे, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन बना गया बस, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन को जाने की पॉसिबिलिटीज होती नहीं है ना। और समटाइम ये लैंडमार्क देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये आर्क कौन सी है और ये आर्क कौन सी है, तो डेफिनेशन क्लियर रखना है कि कौन सी आर्क कहाँ पर प्रेजेंट होती है, दैट्स इट। हो गया। ट्रांसवर्स आर फाउंड बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल एस्पेक्ट, क्लियरली लिखा हुआ है, मीडियल एंड लेटरल एस्पेक्ट के बीच में प्रेजेंट होती है फुट एंड फॉर्म्ड बाय द नेविकुलर त्रिकोणिफॉर्म एंड बेस ऑफ द 5 मेटाटार्सल। तो वी कैन से टार्सल और मेटाटार्सल दोनों मिलकर ये वाला आर्क भी बनाती है इस तरीके से, जो आपका ट्रांसफर जाता है मीडियल टू लेटरल। आपका जो फुट है उसके मीडियल से आपके लेटरल की तरफ, मीडियल टू लेटरल की तरफ, और लेटरल से मीडियल भी आप बोल सकते हैं। आर्क है तो दोनों एंगल्स इक्वल ही होते हैं, इसलिए मीडियल टू लेटरल और वी कैन से लेटर टू मीडियल। लेकिन नॉर्मली हम एनाटॉमी के अंदर मीडियल टू लेटरल की तरफ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मीडियल टू लेटरल एस्पेक्ट लिखा हुआ है, जैसे कि ये वाला है ना। और इस स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से जा रहा है आपका एरो, लेटरल टू मीडियल की तरफ जा रहा है, लेटरल टू मीडियल की तरफ। नेविकुलर ठीक यूनिफॉर्म और कीवर्ड है, कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं, कीवर्ड भी इसके अंदर है, बाकी मेनली क्योंकि नेविकुलर है थोड़ी बड़ी है कीवर्ड के तुलना में। और आप देख पा रहे हैं ये जो है आपकी नेविकुलर है और ये इधर आपकी कीवर्ड होगी, देन आपकी यूनिफॉर्म होगी, तो टार्सल्स लिखे और कीवर्ड भी आप ऐड ऑन कर सकते हो उसमें। बस जो नहीं रोल प्ले करती दैट इज अ टार्सल्स। देखिए ये जो आर्क है वो यहाँ से, अब ये जो डायग्राम है इस तरीके से आप समझिए यहाँ तक इस तरीके से। तो ट्रांसफर आर्क मतलब एक पॉइंट पे लेके नहीं करेंगे, आप देखेंगे तो जो आपका फुट है, फुट में बेसिकली एक पॉइंट पे नहीं है कि ओनली इस पॉइंट को समझिए, ये ब्रॉड एरिया है। तो अब यहाँ से भी आर्क है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, इस तरीके से। तो ये ट्रांसफर आर्क होगी ना, तो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो एक पॉइंट को लेकर हम नहीं समझेंगे सर ये तो पीछे की तरफ, ये मीडियल आर्क है, ये पूरा ही आपका आर्क है। फिर डायमीटर वाइज है कि ये जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा, ये बीच वाला मीडियल वाला बनेगा, मीडियल आर्क बनेगा ट्रांसफर, उसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, फिर आगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा है, इस तरीके से। तो बेसिकली टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में होता है, बस इनके अरेंजमेंट पैटर्न पे आपके जो फुट होते हैं उसमें आर्क बनती है, बस वो आपको याद रखना है। हो गया ये, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे सामने, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और ये एग्जाम का क्वेश्चन है ना। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आता है, मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ताकि मैक्सिमम चीज एक साथ कवर हो जाए। पढ़िए क्वेश्चन को। कौन सा स्टेटमेंट बोन सेल के बारे में सही है ना, एक भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है, इसलिए दोनों मेंशन किया। और बोन की जो सेल है आप देखेंगे कि इसमें लगभग चारों सेल तो नहीं है, 3 सेल ही है, ओस्टियोजेनिक सेल इसमें नहीं है, टोटल 4 हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन है कि ओस्टियोब्लास्ट आर द रिस्पांसिबल फॉर द बोन फॉर्मेशन, सही बात है। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल, बोन बिल्डिंग सेल बोलते हैं इसको, हम जानेंगे अभी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड है ओस्टियोक्लास्ट आर ड्राइड फ्रॉम मोनोसाइट, नो और यस। यहाँ पे ये जो है ओस्टियोब्लास्ट वो बेसिकली आपकी बोन की सेल है, मोनोसाइट आपके क्या है, डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी में भी आपकी कौन सी एग्रेनुलोसाइट्स है, जब हम पढ़ते हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुलोसाइट में टोटल 3 होती है आपकी, बेसोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। देन सेकंड जो होती है आपकी एग्रेनुलोसाइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लार्ज साइड का न्यूक्लियस होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे वह मोनोसाइट ही आपके क्या ओस्टियोक्लास्ट है, ये स्टेटमेंट है। तो क्या सही बात है ये? अभी मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया है तो आप घूम गए, पहले तो यस बोल रहे थे अभी नो बोलने लगे, बिल्कुल ये सही बात है ना। मोनोसाइट के बारे में कंसेप्ट क्लियर करके रखे, जो मोनोसाइट होती है आपकी डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है, वह आपकी बॉडी की जितने भी फेगोसाइटिक सेल है पर्टिकुलर ऑर्गन की, वह आपकी मोनोसाइट ही बनाती है। मोनोसाइट को मोनोसाइट का बोलेंगे जब तक वो ब्लड के अंदर रहेगी, और जैसे ही वो ब्लड से ट्रेवल करती है, ब्लड से बाहर आ जाएगी, बाहर आके पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर ट्रेप होकर जाती है, तो उसको बोला जाता है मैक्रोफेज।
और फेगोसाइटिक सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। एग्जांपल के लिए यहीं पे आपके सामने ओस्टियोक्लास्ट है, तो ओस्टियोक्लास्ट इज नोन एज द फेगोसाइटिक सेल ऑफ द बोन। तो फेगोसाइटिक जो वर्ड है उसका मींस क्या है यहाँ पे, एंगल करने वाली, मैक्रोफेज। एग्जांपल जो आपकी कूपर सेल्स है वो क्या है, दैट इज अ मैक्रोफेज। एक्चुअल में आपकी हेपेटिक सेल्स नहीं है वो, एक्चुअल में आपकी हेपेटिक सेल्स नहीं, लेकिन वहां पे है ना, रोल क्या है, दैट इज अ फेगोसाइटिक रोल। तो जितनी भी आपकी फेगोसाइटिक सेल्स है, जैसे आपके नर्वस सिस्टम में कौन होती है, माइक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया खुद कोई नर्वस सेल्स नहीं है, नर्वस टिश्यू का मेन पोर्शन नहीं है, वो भी आपकी मोनोसाइट ही है। तो मोनोसाइट के बारे में सिंपल सा कांसेप्ट आपको याद रखना, जब तो ब्लड में होती है तब तो उसको मोनोसाइट, देन जैसे ही ब्लड से ट्रेवल होकर पर्टिकुलर ऑर्गन को ये जब इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एज अ फेगोसाइटिक सेल्स, तो वहां पे ये मैक्रोफेज के रूप में जानी जाती है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है कि जो ओस्टियोक्लास्ट होती है ड्राइव होती है फ्रॉम द मोनोसाइट, बिल्कुल सही बात है। और वी कैन से कि जो मोनोसाइट होती है वही आपकी ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही स्टेटमेंट है। थर्ड बोल रहा है ओस्टियोसाइट्स आर मैच्योर बोन सेल एम्बेडेड इन द बोन मैट्रिक्स, क्या सही बात है, यस और नो? नो, मैच्योर सेल आपकी ओस्टियोसाइट ही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है ना। जो बोन सेल बनती है अभी हम डिस्कस करेंगे, टोटल जो 4 सेल्स होती है इनिशियल स्टेज में, जो आपकी बोन की स्टेम सेल होती है दैट इज ओस्टियोजेनिक सेल। उसके बाद में थोड़ी सी मैच्योर सेल होती है, ओस्टियोजेनिक से मैच्योर, लेकिन पूरी तरीके से तो मैच्योर नहीं, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट। देन ओस्टियोब्लास्ट जो आपका कोलेजन वगैरह का सिक्रेशन करती है, मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती है, और वहीं पे मिनरलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है, तो मिनरलाइजेशन यानी कैल्शियम डिपॉजिट होता है, फॉस्फेट डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से आपकी ओसिफिकेशन की प्रोसेस होती है। ओसिफिकेशन मतलब बोन के बनने की प्रोसेस, और बोन बनती है जो ये रिलीज होता है मैट्रिक्स वगैरह, इसी के अंदर वो ट्रेप होकर रह जाती है, और जब वो ट्रेप हो जाती है उसी को हम मैच्योर बोन सेल बोलते हैं। तो जो ओस्टियोब्लास्ट होती है यही बाद में ओस्टियोसाइट के रूप में जानी जाती है। तो बोन की इमेच्योर सेल होती है दैट इज द ओस्टियोब्लास्ट, लेकिन जो मैच्योर सेल होती है, बोन सेल जिसको बोला जाता है कि बोन सेल कौन सी है, अगर सिंगल वर्ड में पूछा जाए तो बोन सेल आप डायरेक्टली किसको बताएंगे, दैट इज ओस्टियोसाइट। मींस भी आपका यही निकल रहा है, ओस्टियो बोन और साइट यानी सेल। ब्लास्ट जो है वो आपकी इमेच्योर सेल्स है, जैसे एरिथ्रोसाइट है, उससे पहले उसकी इमेच्योर फॉर्म एरिथ्रोब्लास्ट। बाकी कैरियोसाइट वगैरह वो जो आपकी फर्दर बनती है वो उसके स्टेम सेल से बनती है, लेकिन उसकी इमेच्योर फॉर्म एरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोसाइट। तो ब्लास्ट क्या हुआ पे, इमेच्योर फॉर्म है एज कंपेयर टू एरिथ्रोसाइट, जो आपके आरबीसी का दूसरा नाम भी है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय द पीटीएच हार्मोन। ये एग्जैक्टली सही बात है। जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है और कैल्सिटोनिन, दो हार्मोन होते हैं, एक होता है पीटीएच जो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है, एक होता है कैल्सिटोनिन जो आपकी थायराइड ग्लैंड की पेराफोलिकुलर सेल से रिलीज होता है। और ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करते हैं, या वी कैन से ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करते हैं, जो नॉर्मल आपका कैल्शियम का लेवल होता है ब्लड में उसको मेंटेन करते हैं। और ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल आपके पीटीएच के द्वारा ही रेगुलेटेड की जाती है। ये आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा और घटाएगा। ये सेल की मैं बात करूं, हार्मोन की नहीं, पहले सेल की। तो ये क्या करती है, हाँ बढ़ाएगी, क्योंकि बोन को रिमॉडलिंग करने वाली ओस्टियोक्लास्ट है। ओस्टियोक्लास्ट है तो ब्लड के अंदर बढ़ाती है, घटाएगी नहीं। और पीटीएच इसके साथ काम करता है। पीटीएच क्या करेगा, पीटीएच क्या करता है, पीटीएच वर्सेस कैल्सिटोनिन दो होते हैं, तो पीटीएच कैल्शियम का दोस्त है, अपोजिट काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जब पीटी कहां पे, हाँ देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है वो बिल्कुल क्लियर रखिए। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, लेकिन कहां पे, तो एक तो ब्लड, दूसरा है बोन। तो ब्लड में बढ़ाता है, कहां से आएगा, बोन से आएगा। कौन बढ़ाता है, पीटीएच। कैसे बढ़ाता है, तो सिंपली वो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और जैसे ही ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसको बोन ब्रेकडाउन और ब्रेकिंग सेल हम बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो होती है उसको बोन ब्रेकिंग सेल भी हम बोलते हैं। तो जैसे जैसे बोन ब्रेकडाउन होगी वहां से कैल्शियम रिलीज होगा और कहां पे आएगा, ब्लड के अंदर, और लेवल क्या होगा उसका, बढ़ेगा। तो ये आपको क्लियरली याद रखना, पीटीएच के साथ में ये रहती है, और पीटीएच इसको रेगुलेट करता है। जब पीटीएच आएगा, पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन, इसको पैराथोर्मोन भी बोलते हैं, ये है आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है तो बोन का ब्रेकडाउन करवाती है, ओस्टियोब्लास्ट की बढ़ती है तो बोन को बनाती है। इसलिए हम बोन बिल्डिंग सेल किसको बोल रहे हैं, ओस्टियोब्लास्ट को, है ना। रिपेयर करने का काम, रीमॉडलिंग करने का काम, रिस्टोर करने का काम सारा ओस्टियोक्लास्ट का है। अभी और अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, डी इज द राइट आंसर, डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए। अभी जो आपके माइंड में बहुत सारे यहाँ से कंफ्यूजन बन रहे हैं, बहुत सारे डाउट बन रहे हैं कि सर ये कौन कौन सी सेल होती है, कैसे सेल होती है, तो इनको वन बाय वन हम सभी को क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपके सामने सेल आई है, सिंपल से आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। जो सबसे पहले और स्टेम सेल होती है, जो शुरुआती स्टेज में आपकी बोन को बनाती है ना, दैट इज द ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोजेनिक सेल। ये आपको याद रखना सबसे शुरुआती स्टेज में, और इसी को क्या बोला जाता है, स्टेम सेल। और किसी भी ऑर्गन की जो स्टेम सेल होती है वो बिल्कुल बेसिक सेल होती है, जो उस ऑर्गन के फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है, दैट इज स्टेम सेल। और बोन की स्टेम सेल कौन सी है, वो कैन से जो डेंस टिश्यू है हमारे बोन के अंदर, डेंस टिश्यू होते हैं मेनली, तो उसकी जो स्टेम सेल होती है दैट इज द ओस्टियोजेनिक सेल। यही सेल मेच्योर होकर धीरे धीरे, मतलब इसकी तुलना में ये मेच्योर रहेगी, दैट इज द ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। लेकिन पूरी तरीके से ये अभी मेच्योर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेच्योर सेल ऑफ द बोन, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट। और ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये अर्ली, मतलब इसके बाद में इसका जो फॉर्मेशन होता है, बनती है, साइज में चेंज जाता है, और ओस्टियोजेनिक सेल से ओस्टियोब्लास्ट बनती है। और ये जो ओस्टियोब्लास्ट होती है वो आपके डेंस टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। ये वहाँ पे कोलेजन सीक्रेट करती है, मैट्रिक्स सीक्रेट करती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह सारा बन के उसके बाद में कैल्शियम वगैरह उसमें डिपॉजिट होता है, जिसको हम कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस बोलते हैं। और ये सारी ही प्रोसेस ओवरऑल किस रूप में जानी जाती है, ओसिफिकेशन, बोन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो रिलीज करती है ओस्टियोब्लास्ट, आपकी सारा कुछ लिखा हुआ भी आगे, ओस्टियोब्लास्ट होती है, ये रिलीज करती है आपका बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स। और इस बोन मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स वगैरह सारी चीजें आएगी। और उसके साथ साथ में फिर यहाँ पे आपकी थर्ड जो प्रोसेस चलेगी दैट इज मिनरलाइजेशन, है ना। और इन सभी प्रोसेस, मिनरलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे कौन सा मिनरल आता है,
कैल्शियम, है ना, मेनली कैल्शियम होता है, फॉस्फेट भी रहता है, तो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट हम दोनों लिख लेते हैं, है ना। तो ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगी और इसको कंबाइन में क्या बोलेंगे, ओसिफिकेशन। ये आपकी कौन सी प्रोसेस बन गई, ओसिफिकेशन, बॉन्ड बनने की प्रोसेस। अब जैसे ही ये सेल इन सब चीजों को रिलीज करती है, तो इन सब चीजों के अंदर ये ट्रैप होकर रह जाती है, इन सब चीजों में ये ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने के बाद में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ओस्टियोब्लास्ट की, वो हार्ड हो जाती है, रिलीज करती है इन सबको। रिलीज करने के बाद में जैसे कि ये सेल है, सपोज कि आपकी ओस्टियोब्लास्ट है, इसने रिलीज किया यहाँ पे मैट्रिक्स वगैरह, कोलेजन फाइबर्स वगैरह, और यहाँ पे आपके कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, कैल्शियम वगैरह आया और यहाँ पे हार्डनेस बनने लगी। अब जो ये आपकी सेल है, अब जो ये आपकी सेल है, ये वाली, ये आपकी अंदर की ट्रैप ट्रेप होकर रह गई, जो ट्रेप होकर रह जाती है, जिसको हम एम्बेडेड बोल रहे हैं, है ना, एम्बेडेड बोल रहे हैं, ट्रेप होकर रह जाती है, उसी को हम तीसरा नाम दे देते हैं, और दैट इज द ओस्टियोसाइट। क्या बोलेंगे उसको, ओस्टियोसाइट। इसी का नेक्स्ट फॉर्म है, ये इमेच्योर है और ये इमेच्योर है, और ये जो ओस्टियोसाइट है वो आपकी लाइफ टाइम रहती है, ये मॉडिफाई होती रहती है, चेंज होती रहती है। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी बोन डैमेज होती है, तो यहीं से डैमेज होना स्टार्ट होती है, ओस्टियोसाइट ही आपकी बेसिकली डैमेज होती है। जब ओस्टियोब्लास्ट आपकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी कैंसर सिचुएशन और जो डिजीज कंडीशन बनती है, इसमें बोन बन नहीं रही है, उससे पहले ही डैमेज हो रही है, जैसे कि आपकी अभी कैंसर रिकेट्स वगैरह होती है छोटे बच्चों में, ओस्टियोमलेसिया वगैरह होती है, तो उसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट हो जाती है, कि जिसकी फेज कौन सी होती है, मेच्योर फेज, ओस्टियोसाइट वहां पे गई नहीं, उससे पहले ब्रेकडाउन हो रही है, यहाँ पे डिजीज कंडीशन बन जाती है। बाकी ओल्ड एज में धीरे धीरे आपकी ओस्टियोसाइट है वो डैमेज होने लगती है, और धीरे धीरे आपकी बोन वीक होने लग जाती है। तो ये तीन जो है वो मेनली आपके डेंस टिश्यू का पार्ट ही है, आपकी बोन की सेल्स ही है। चौथी जो हम पढ़ते हैं मोनोसाइट है, आती ब्लड से, लेकिन वो भी यहाँ पे आके ट्रेप होकर रहती है। बोन की जो मेडुलर कैविटी होती है, मेडुलर कैविटी बोन के बीच में प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर आपका बोन में रहता है। मेडुलर कैविटी के बारे में भी जानेंगे बहुत अच्छे से। तो उस कैविटी के सराउंडिंग में, पेरियोस्टियम के सराउंडिंग में, जहां जहां पे ब्लड की एंट्री होती है, जो बेरियर बनता है, जो बेरियर बनता है, ट्रिपल बी, ब्रेन नहीं बोले यहाँ पे, ट्रिपली ब्लड बॉर्न बैरियर, ब्लड बॉर्न बैरियर, जो ब्लड की कैपिलरीज है उसके साथ में, और जो बोन्स की सेल्स है उसके साथ में जो बैरियर बनता है, वहीं पे आपकी कौन सी सेल रहती है, दैट इज ओस्टियोक्लास्ट। और वही कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, मेनली फेगोसाइटिक सेल फॉरेन पार्टिकल्स को बताती है। बाकी आपकी बोन के अंदर भी जैसे डैमेज हो गया, बोन टूट जाती है ना, जब बोन टूट जाती है तो बोन वापस बनती है आपकी, है ना, जिसको हम बोन हीलिंग पेज बोलते हैं। तो बनने के बाद में धीरे धीरे बोन एक्चुअल शेप में नहीं आ पाती, तो एक्चुअल शेप में लाने के लिए जो डेब्रीज वगैरह होती है, जो बोन के डैमेज टिश्यूज होते हैं, जो बोन के नेक्रोज्ड टिश्यू होते हैं, उनको भी निकालने का काम क्या कौन करती है, आपकी फेगोसाइटिक सेल। तो फेगोसाइटिक सेल इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही वो एंगल करती है, या उनको ही ओनली डैमेज करती है, या उनको ही ओनली बाहर निकालती है। फॉरेन पार्टिकल कोई भी हो जो नॉर्मल एनाटॉमी के कंपेरेटिव अदर कंपोजिशन बना रहा है, उन सबको हटाती है। तो डेब्रीज बोन टिश्यूज हो गए, नेक्रोज्ड आपके टिश्यूज हो गए, उन सबको हटाने का काम करती है। जब हम बोन हीलिंग करते हैं तो वहां पे और अच्छे से इसका रोल जानते हैं। तो तीनों सेल आपको एक्जैक्टली इसी तरीके से याद रखना, ओस्टियोजेनिक सेल आपकी स्टेम सेल है, देन ओस्टियोब्लास्ट, उसके बाद ओस्टियोसाइट, और जो फोर्थ वन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। तो ये टोटल 4 सेल आपकी बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को कि सर कौन सी सेल किस तरीके से होती है? बाकी वो नोट्स लिखिए, चीज आपकी कवर हो जाएगी। सिंपली स्टेम सेल सबसे शुरुआती स्टेज में, है ना, उसके बाद में ओस्टियोब्लास्ट, देन उसके बाद में ओस्टियोसाइट। एग्जांपल आप याद रख सकते हैं अपने से भी, जैसे आप लोग हैं, है ना, डोंट माइंड, चीज को बस थोड़ा इजी तरीके से लर्न करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, हमारे मदर फादर है, देन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है। तो ऑब्वियसली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो काफी मेच्योर है, मोरालिटी की तरफ है, उन्होंने काफी एज ली है, तो वो सबसे ज्यादा मेच्योर है। तो ओस्टियोसाइट क्या है यहाँ पे, ग्रैंड पेरेंट्स समझ सकते हैं आप। ओस्टियोब्लास्ट क्या है, हमारे पेरेंट्स है, और हम क्या है, ओस्टियोजेनिक सेल, कैसे स्टेम सेल, जो भी आप अपने घर की नींव बना रहे हैं, है ना। तो आप क्या है, क्या है, ओस्टियोजेनिक सेल, ऐसे आप समझ सकते हैं। कुछ कुछ ओस्टियोब्लास्ट वाले फेज में भी हो सकते हैं, बाकी ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट तीनों को याद रखना, कुछ भी डाउट नहीं, इसको अलग रखना। चलिए बोन पहले सारा लिखा हुआ बहुत शानदार तरीके से नोट्स है, उसको लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, वो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, इसलिए मैंने फटाक से उसको रख कर दिया। सब कुछ कलरफुल आपको मिलने वाला है। कुछ बोले, माइक पास रखे, दूर रखे, हाँ ठीक है। चलिए बोन की डेफिनेशन हम जान लेते हैं, देन उसके बाद बोन सेल, उसके बाद उसके एनाटॉमी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। बोन इज कंपोज्ड ऑफ द बोन, ओसियस टिश्यू, कार्टिलेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सारे टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो बोन बनाने वाले टिश्यू होते हैं वो कौन से होता है, सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन से है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बाकी और तो सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि आप एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट वगैरह प्रेजेंट रहती है, जैसे कि आपका येलो बोन में है, उसके अंदर कॉमनली आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है जो लाइनिंग बना रहे हैं, पेरियोस्टियम वगैरह की, कार्टिलेज वगैरह। लेकिन मेन जो आपका बोन टिश्यू है, एग्जाम का सीधा क्वेश्चन तो क्या बनता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। ये लिखे अलग से ना, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा, तो इसको अच्छे से लिख ले, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन इज कंपोज्ड ऑफ द बोन, ओसियस टिश्यू, कार्टिलेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम और एडिपोज टिश्यू। बोन्स के बारे में और बेसिक लिख सकते हैं कि ये जो है वो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है आपके स्केलेटल सिस्टम की, है ना, और बेसिक यूनिट है। हालांकि बोन की जो फंक्शनल यूनिट है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज ओस्टियन हेवेसियन सिस्टम। लेकिन ऑल ओवर स्केलेटल सिस्टम की एक इंडिविजुअल यूनिट की हम बात करें तो वो कौन सी रहती है, बोन रहती है। ये आपको इसी तरीके से बोन के इंट्रोडक्शन में याद भी रखना है। देन हम डिस्कस करेंगे दैट इज द बोन सेल्स। 4 आपके बोन सेल होती है, सीक्वेंस में वही मेंशन की है, ओस्टियोजेनिक, देन ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, और लास्ट वन इज द ओस्टियोक्लास्ट। हाँ जी, मींस रेगुलर होता है या इरेगुलर। एग्जैक्टली एक बोन को लेके हम नहीं बोल सकते कि सर रेगुलर है या इरेगुलर। मेजोरिटी में तो कौन सा रहेगा आपका, दोनों ही कंसीडर करते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। क्योंकि जो बोन है आपकी ओसिफिकेशन की पेज चलती है, तो बोन के अंदर भी दो पार्ट बनते हैं, एक बनता है आपका कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा बनता है आपका स्पॉन्जी बोन। दोनों पोर्शन बनेंगे, है ना। और रेगुलर और इरेगुलर के अंदर तो कुछ बोन्स के अंदर या कुछ पार्ट ऑफ द बोन आपका रेगुलर, कुछ पार्ट ऑफ द इरेगुलर। ज्यादातर जो बनती है क्योंकि बोन है उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर। तो बोन इरेगुलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन रेगुलर भी है, तो वो कौन सी फेज के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर कौन सी बोन की बात की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको कंसीडर करना है। मेजोरिटी में आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू याद रखना। चलिए हो गया, इसमें ज्यादा लिखने का नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पर्टिकुलर एक एक सेल के बारे में जानते हैं। इनके जो दूसरे नेम है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जो ओस्टियोजेनिक सेल है
बोन की स्टेम सेल है, वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन, नोट सेट लेवल का क्वेश्चन। इमेच्योर बोन सेल कौन सी है? हाँ, ओस्टियोब्लास्ट, वो आपका नोट सेट का क्वेश्चन है। मेच्योर बोन सेल कौन सी है? ओस्टियोसाइट। और बोन की रीमॉडलिंग करने वाली, रिपेयर करने वाली फेगोसाइटिक सेल, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको तो याद ही रखे, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। बाकी ओस्टियोब्लास्ट का जो रिलेशन पूछा जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन और क्योचिटोनिन के साथ में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डिजीज कंडीशन जानेंगे। और दैट डिजीज कंडीशन इज पेजेट डिजीज। पेजेट डिजीज के अंदर ये जो बोन सेल्स होती है इसमें डिसरेगुलेशन हो जाता है, तो वहां पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला आपके सामने ओस्टियोजेनिक सेल इज आल्सो नोन एज द बोन स्टेम सेल्स फाउंड अलोंग द इनर पोर्शन ऑफ द पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम। दो है जो बोन की कवरिंग है, सिंपली कंफ्यूज नहीं होना। बोन की जो कवरिंग है जो बाहर से कवर है, जैसे आपकी बोन है, बोन को बाहर से कवर किया जा रहा है, यहाँ पे कवरिंग की जाती है, तो वो तो आपकी कौन सी बनेगी? पेरिओस्टियम, आउटर पोर्शन में, ये क्या बन गया आपका? पेरिओस्टियम। लेकिन एंडोस्टियम कौन सी बनेगी? जो आपकी अंदर की तरफ है। और अंदर हम क्या कहाँ की बात करें तो ये आपकी मेडुलरी कैविटी के पास में हो गया ना, तो अंदर की तरफ जो कवरिंग है मेडुलरी कैविटी की तरफ है, वो आपकी कौन सी होगी? एंडोस्टियम। पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम है दोनों बोन की कवरिंग। आउटर कवरिंग इज द पेरिओस्टियम, इनर कवरिंग इज द एंडोस्टियम। तो उन कवरिंग की लाइनिंग के आसपास में हमारी बोन की जो सेल है, दैट इज ओस्टियोजेनिक सेल, वो प्रेजेंट होती है, मेनली आपको याद रखना है। सेकंड जो होती है दैट इज ओस्टियोब्लास्ट सेल, बोन बिल्डिंग सेल, बोन बिल्डिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल, सभी नेम लिखे, बोन फॉर्मिंग, बोन पोइटिक, ये लिखे ना, बोन को बनाने वाली पोइसिस। पोइसिस मीन क्या होता है आपका? फॉर्मेशन करना, बिल्डअप करना। तो बोन फॉर्मिंग सेल, बोन पोइटिक सेल, बोन बिल्डिंग सेल, ओस्टियोब्लास्ट और इमेच्योर बोन सेल। सीधा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सीधा आपका डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, इमेच्योर। अच्छा, इससे इमेच्योर ये है, ये भी आपको याद रखना, इससे इमेच्योर ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए तो इमेच्योर आपको इसी को बताना है, क्योंकि ये आपकी स्टेम सेल में आ जाती है। और जब स्टेम सेल की बात करें तो वो है बेसिकली इमेच्योर है। एग्जाम में जैसे आप लोग हैं, आपसे थोड़ी समझदारी की उम्मीद की जाती है। छोटे बच्चे हैं, उनको तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो है ही मेच्योर, ये क्या मेच्योर है, लेकिन आपसे थोड़ी समझदारी की, मेच्योरिटी की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब आप नहीं दिखाते तो आपको इमेच्योर कंसीडर किया जाता है कंपेयर टू फीटस, या जो भी आपके इन्फेंट है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। बोन तो वो है स्टेम सेल, वो तो बेसिकली है स्टेम सेल। इसमें से कौन सी आपकी नेक्स्ट जो बढ़ने के बाद में, वी कैन से थोड़ा टाइम लेने के बाद में जो बनती है, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट, इसी को इमेच्योर बोलते हैं। और इसके जो बाद में नेक्स्ट सेल बनती है, दैट इज द मैच्योर बोन सेल, इज द ओस्टियोसाइट। तो इमेच्योर का सीधा क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी ओस्टियोजेनिक नहीं बताना है, जब तक स्पेसिफाई नहीं कर दे। और इनिशियल स्टेज है ना, इनिशिएशन में है ना, इनिशिएशन ऑफ द ओसिफिकेशन, फोर्सिफिकेशन को इनिशिएट करने के लिए भी आपकी स्टेम सेल की जरूरत है। जब स्टेम सेल होगी तभी आपकी नेक्स्ट सेल बनेगी कंटिन्यूएशन में, है ना। तो वह भी आपको याद रखना, देयर इज द ओस्टियोजेनिक एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल। दिस सिंथेसाइज, अब ओस्टियोब्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है कि दिस सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द कोलेजन फाइबर्स एंड बिल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू फॉर्म द बोन टिश्यू। हाँ, टू बोन टिश्यू एंड द इनिशिएट द कैल्सिफिकेशन। और वो क्या करती है? धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करती है, बोन को हार्डनिंग देने की प्रोसेस स्टार्ट करती है। उसके अंदर आपके जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होते हैं, वहां पे आपकी बोन धीरे धीरे हार्ड बनती है और फाइनली वो बोन के रूप में जानी जाती है। जब वो ट्रेप हो जाती है उसको हम ओस्टियोसाइट बोल देते हैं, जो कि आगे लिखा हुआ नेक्स्ट आपकी ओस्टियोसाइट के अंदर, क्योंकि ट्रेप होने के बाद में आप ओस्टियोसाइट बोल देते हैं। यहाँ तक इसका रोल है, दैट इज द ओस्टियोब्लास्ट सेल। चारों सेल खास है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनदर नेम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो याद रखें। बाकी फंक्शन आपको याद रखना है कि ओस्टियोजेनिक क्या है, समझ लेंगे तो फंक्शन के ज्यादा टिपिकल नहीं है। ओस्टियोजेनिक कौन सी है, ओस्टियोब्लास्ट कौन सी है, क्लास्ट कौन सी है, साइट कौन सी है, वो इजिली आप इनके अनदर नेम से भी मीन्स निकाल सकते हैं। हो गया ये जो अनदर वर्ड लिखे ये खास है, ये लिखना है, पता चलता है एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ गया आपका। और चार ऑप्शन दे दिया एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बोन सेल। ऑप्शन ए और कॉन्ड्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ओस्टियोसाइट, और एक और आपकी कोई सी भी लिकोसाइट मेंशन करते, वहां पे सीधा क्या रहेगा? ओस्टियोसाइट है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं ना। ओस्टियोसाइट आपकी डायरेक्टली बोलेगी बोन सेल कौन सी है, सीधा बोन सेल कौन सी है, बोन सेल कौन सी, दैट इज ओस्टियोसाइट। स्पेसिफाई करें, डिटेल समझाते हैं तो फिर ये सब निकल के आते हैं, लेकिन इसी तरीके से और सिंगल वर्ड में जब आंसर बनता है कि बोन सेल कौन सी, दैट इज ओस्टियोसाइट। हो गया ये ओस्टियोसाइट, मैच्योर बोन सेल, मैच्योर बोन सेल दूसरा रह गया, लास्ट वाला है पेंडिंग, लिखिए। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा आपको टाइम दिया जा रहा है, आप टाइम लेकर लिखें। जैसे आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि सर हमें टाइम दिया जाए, वैसे हमें भी आप लोगों से उम्मीद होती है कि अच्छे से रिवाइज करके आए। और जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ट्यूसडे टेस्ट पेपर में, तो बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। ट्यूसडे टेस्ट पेपर का अपर रेंज कितना रहता है, आई मीन मैक्सिमम मार्क्स कितने आते हैं? 80, मतलब 80 90 के आसपास तक भी जाते हैं। और कितने बच्चों के आ जाते हैं 80 तक? 80 और 90 की रेंज की हम बात करें तो हाँ, तो 50 प्लस, हाँ सबके तो बेटा नहीं आएंगे, 50 प्लस की तो मैक्सिमम बच्चों को, ऑलमोस्ट बच्चों को रखना ही है। अब यहाँ पे वो चीज नहीं होनी चाहिए कि सर हम तो नए नए आए हैं, मॉडल पेपर हम सोल्व नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पा रहे। ट्यूसडे को ओनली वही क्वेश्चन आते हैं जो आपको लास्ट वीक में पढ़ाए गए थे, है ना। और उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन, जो आई मीन 50 नंबर है आपके आउट ऑफ 100, 50% जो है वो तो एटलीस्ट आपके आने ही है। अगर वो नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। उसे एनालाइज 50% तो मिनिमम मार्क है, 50% इसका मतलब खुश नहीं है, ठीक है, आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। उससे कम आ रहे हैं इसका मतलब बच्चों टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीधा और सिंपल कंसेप्ट है, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो, या आप डाउट लेके घर जा रहे हो, या फिर आपकी चीजें क्लियर नहीं हो रही है, आ रहे हो टाइम वेस्ट करके जा रहे हो। मैं ट्यूसडे पेपर की बात कर रहा हूँ, मॉडल पेपर की नहीं। मॉडल पेपर तो ऑल ओवर बनाया जाता है, जो आपने पढ़ा नहीं है वहां से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, तो एक बड़े लेवल का पेपर हो जाता है। लेकिन ट्यूसडे पेपर में अगर आपके 50% से नंबर कम आ रहे हैं इसका मतलब ठीक नहीं है,
50% से ये इवैल्यूएशन करते हैं और अपना परफॉर्मेंस ये करते हैं, डे बाय डे इंप्रूव करते हैं इसको कि लास्ट ट्यूसडे पेपर में जो मेरे नंबर थे नेक्स्ट में थोड़ा बेटर आए, और वो आपके एफर्ट से ही आएंगे, उसका कोई भी अनुदर तोड़ नहीं है। जब तक आप खुद बच्चे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तो चीजें आपसे बेस्ट नहीं होने वाली है ना। तो कोशिश करें कि 50% से आपके ऊपर ही आए, और उम्मीद ये भी रखें। अच्छा ये भी होता है कि सर ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया था, ये भी आ गया, तो बहुत कुछ चीजें हैं है ना, बहुत कुछ चीजें हैं, सब कुछ हो सकता है कि हम यहाँ पे बोर्ड पे कवर नहीं करें, तो वो एक जरिया बन जाता है मॉडल पेपर, जिसमें 1 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो नए हो बिल्कुल, या कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल नहीं हो। तो कोशिश करें सबको कवर करने की, और ट्यूजडे पेपर को घर जाके वापस अच्छे से सोल्व करें, उसमें कौन कौन से कंटेंट बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नए हैं, उनको सर्च करके अच्छे से पढ़े। कुछ डाउट है तो नेक्स्ट डे पर्टिकुलर जो भी टीचर जिसके साथ कोरिलेट करता है उनसे डिस्कस करें, लेकिन डाउट नहीं रखें। ओस्टियोसाइट दैट इज अ मैच्योर बोन सेल and osteoblasts surround themselves with extracellular matrix, they become trapped और embedded, दोनों लिख लेना, they become trapped और embedded मतलब उसके अंदर वो embedded हो जाती है, और we can say mix up हो जाती है उसी के अंदर, embedded और trapped in their secretion become the osteocyte। तो osteoblast जब आपके extracellular matrix के अंदर embedded हो जाती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, osteocyte। क्या बोल देते हैं, osteocyte। लिखिए इसको। अच्छा इसको मेच्योर बोन सेल हमने बोला है, तो इसका फंक्शन भी आपको मेंशन कर लेना कि ये मेल बोन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये रोल प्ले करती है, बोन का जो मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में भी कौन सा रहेगा यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म की दो प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर चलता है उसकी दो प्रोसेस होती है, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जिसमें चीजें क्या होती है ज्यादातर बनती है ना, फ्यूज होती है, और केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म जिसमें आपकी चीजें ब्रेक डाउन होता है और उनका हम कैसे टूटती है, तो वो आपका केटाबॉलिज्म। यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में कौन सा रहेगा, दैट इज द एनाबॉलिज्म। तो जो ओस्टियोसाइट है मेटाबॉलिज्म रोल प्ले करते हैं, उसमें भी एनाबॉलिज्म, क्योंकि केटाबॉलिज्म में कौन करेगी, ओस्टियोक्लास्ट। एक्जेक्टली, ओस्टियोक्लास्ट आपकी केटाबॉलिज्म का रोल प्ले करती है। जब आपकी बोन डैमेज वीक हो जाती है या उस पे डेब्रिस बन जाती है, नेक्रोस बन जाती है, तो फिर वहां पे केटाबॉलिज्म जो फेज होती है वो स्टार्ट होती है, वो मेनली किसके थ्रू होती है, ओस्टियोक्लास्ट के थ्रू, फेगोसाइटिक सेल के थ्रू। और एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म कंसेप्ट क्लियर है कि जो इंसुलिन है उसको क्या बोला जाता है, एनाबॉलिक हार्मोन, और केटाबॉलिक, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक क्यों बोला उसको, क्योंकि वो ग्लूकोज से क्या बनाता है, इसका जो एग्जांपल है वो थोड़ा क्लियर कर ले, है ना। ये जो इंसुलिन होता है वो आपका ग्लूकोज से क्या बनाता है, क्या बनाता है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। ये जो है वो आपकी मोनोसेकेराइड फॉर्म है, ये आपकी पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड नहीं है, पॉलीसेकेराइड। ये जो ग्लाइकोजन है वो आपकी पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, जो कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज द ग्लाइकोजन। और यहाँ से डिपॉजिट करवाता है आपका कौन सा, इंसुलिन, और ये प्रोसेस किस नाम से जानी जाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। एक्जेक्टली, ये जो वर्ड है वो भी कवर करके रखे, हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सिंपल वर्ड से मींस निकाले, ग्लाइकोजन का जेनेसिस में जन वर्ड कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये ग्लाइकोजन और ये जेनेसिस, तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोजन बन रहा है इसलिए, और इसको बना कौन रहा है, इंसुलिन, क्योंकि बना रहा है इसलिए इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनाबॉलिक हार्मोन है। वहीं पे अगर आपकी बॉडी में जब आप बाहर से सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज नहीं ले रहे, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपकी सिस्टम और सब्जेक्ट से हट के मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप बाहर से सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो स्टोरेज फॉर्म है दैट इज ग्लाइकोजन। इनिशियल स्टोरेज फॉर्म जो होती है वो तो आपकी कार्बोहाइड्रेट ही यूज करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्लाइकोजन है वो वापस ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में, और वो प्रोसेस कौन सी होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे ग्लाइकोजेनेसिस हुआ, सिमिलरली हमारा क्या होगा यहाँ पे, जो सेकंड है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बेसिकली, हाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस को पूरा हम बोलेंगे तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत शानदार, पीछे से बड़े आंसर आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब बकवास होता है लेकिन पते भी है भाई। चलिए ये चीज आपसे उम्मीद है, अप्रिशिएबल चीजें बच्चों। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा, करवाता कौन है, ग्लूकागोन। कहां से रिलीज होता है, पेनक्रियाज की कौन सी सेल, अल्फा, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन, और पीपी सेल से पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। हाँ सभी आपको याद रखना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, और ये आपका क्या बना देता है, ग्लूकोज। ये आपकी नॉर्मल एक और आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, वहां पे क्या बनता है, आपकी बॉडी ने आप ही वो घटाल बैठे हैं, शुरुआती स्टेज में ग्लाइकोजन जमा था वो आपकी बॉडी ने यूज कर लिया, तो उसके बाद में अब ग्लाइकोजन है ही नहीं, लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, और बॉडी एनर्जी जो लेती है आपकी मेनली एक ही फॉर्म में लेती है, दैट इज ग्लूकोज, है ना। भले आपने कितना ही प्रोटीन यूज किया है, कितना ही फैट कंपोनेंट यूज किया, अल्टीमेट आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी के फॉर्म में जो आपकी O2 और एटीपी, एनर्जी की फॉर्म जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर एटीपी के रूप में यूज की जाती है ना। तो एटीपी जो बनती है वो आपकी ग्लूकोज से ही बनती है, और ग्लाइकोजन भी यूज हो चुका है, अब आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बाहर से तो आप कुछ ले नहीं रहे, तो नया ग्लूकोज बन रहा है, और नया कहां से बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, और उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या हो रहा है, नया, इसलिए नियो, ग्लूकोनियो, और क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, जेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो क्यों बोला, क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, नया ही ग्लूकोज बन रहा था, जो पहले ग्लूकोज नहीं था। ग्लाइकोजन तो एक टाइम पे ग्लूकोज था, वो डिपोजिट हुआ था, वो ग्लाइकोजन बना, समझ पा रहे वर्ड को, यहाँ पर तो नया ही ग्लूकोज बन रहा है, प्रोटीनियस सब्सटेंस है जिसको हम अमीनो एसिड बेसिकली बोल रहे हैं, और आपकी फैटी एसिड से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तीनों ही टर्मिनोलॉजी से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों ही टर्मिनोलॉजी से मींस पूछा गया, डेफिनेशन पूछी गई, किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, कौन से हार्मोन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी चीजें आपको याद रखना। क्लियर है ये।
तो वापस अपनी क्लास पे ही आ जाओ। ये तो एक्स्ट्रा चीजें थी जो आपको बताई थी। तो ओस्टियो जो साइट होती है बेसिकली क्या करती है, आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के बाद में ओस्टियो साइट जानी जाती है। ट्रैप होने से पहले तो ओस्टियो ब्लास्ट के रूप में रहती है। नेक्स्ट इज ओस्टियोक्लास्ट, ब्रेक डाउन करने वाली ओस्टियोक्लास्ट फेगोसाइटिक सेल ऑफ द बोन टिश्यू। इसको कर रहा हूं मैं, है ना। तो अब यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म डिस्कस करें तो ये क्या करेगी, केटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करती है। वहां पे ब्रेक डाउन करती है बोन्स के टिश्यू का भी करती है, जो हेल्दी नहीं होते हैं उन टिश्यू को वहां से हटाना है। हेल्दी टिश्यू जो नहीं, अनहेल्दी जो टिश्यू है उनको वहां से हटाना है। तो वहां पे कौन सी सेल ब्रेक डाउन करेंगे, जो ओस्टियोक्लास्ट सेल, फेगोसाइटिक सेल। और जैसे कि बोन हीलिंग की पेज चल रही है, ये बोन थी जो शुरुआती स्टेज में हील हो गई, टूट गई थी, है ना, ब्रेक डाउन हो गया था, हील हुई वापस अच्छे से सारी प्रोसेस के बाद में, है ना। हील होने के बाद में जो एग्जैक्ट शेप है वो शेप ऐसा नहीं बना। इस तरीके से यहाँ पे कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस होगी, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह हो गया, ये जो बोन है आपकी मोटो सी बन गई। अब इसको वापस शेप में लाने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के जितने भी कंपार्टमेंट है तो उनमें पर्टिकुलर टिश्यू के लिए, पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स जगह है, उससे ज्यादा जगह नहीं है, है ना। अब्डोमिनल कैविटी में भी ज्यादा हो जाती है, बाकी फिक्स अपना अपना कंपार्टमेंट। अब इसको क्या करना है, वापस नॉर्मल शेप में लेके आना है। वापस इसको क्या करना है, नॉर्मल इसी शेप में लाना है ना। तो ये नॉर्मल शेप में लाने के लिए जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे बनी है, इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और इनको हटा रही है वापस आपकी बोन की मॉडल बना रही है। जो ये मॉडल है बोन, जो आपका शेप है बोन का, वो वापस शेप दिया जा रहा है, उसको वापस रिपेयर किया जा रहा है। उस प्रोस्पेक्टिव से हम रिपेयरिंग सेल बोलते हैं, डिपोजिशन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, क्योंकि डिपोजिशन को तो आपकी ओस्टियोब्लास्ट प्रमोट करती है, जो बाद में ओस्टियोसाइट बन जाती है। ब्रेकडाउन के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे रिपेयर वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए इन सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बोन रिपेयरिंग सेल। बोन को रिपेयर करने वाली, बोन रिपेयरिंग सेल, बोन को रीमॉडल करने वाली, बोन को रीशेप देने वाली, है ना। तो बोन रीमॉडलिंग, बोन रीमॉडलिंग, बोन रीशेपिंग, है ना, बोन रीमॉडलिंग, बोन रीशेपिंग, और भी कैसे बोन की ब्रेक डाउन करने वाली सेल, है ना। तो यहाँ पे और लिख ले बोन ब्रेक डाउन प्रमोटिंग सेल, है ना, बोन ब्रेक डाउन प्रमोटिंग सेल। और फेगोसाइटिक सेल तो है ही। ये सारे वर्ड आपको सिमिलरली मेंशन करके समझ चलना है, और इनका मींस भी आप देख पा रहे हैं किसी तरीके से निकलता है क्या। टाइप ऑफ दैट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, ब्रैकेट में लिखे, दैट इज द मोनोसाइट। कौन सी है, मोनोसाइट है। कॉन्सेंट्रेटेड इन द एंडोस्टियम, मेनली कहां पर रहती है, एंडोस्टियम के अंदर की तरफ रहती है, मतलब उसके सराउंडिंग में रहती है ना। तो आपको याद रखना ओस्टियोब्लास्ट, बाकी बीच बीच में भी रहती है आपकी जो बोन्स के टिश्यूज है वहां भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन मेजॉरिटी में आपकी कहां रहती है, एंडोस्टियम। जो आपकी मेडुलरी कैविटी है, मेडुलरी कैविटी है उसके सराउंडिंग में जहां पे आपकी एंडोस्टियम रहती है। दिस ब्रेकडाउन ऑफ द बोन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसको हम रिसोर्प्शन, अच्छा एक और लिखे, बोन रिसोर्प्सिंग सेल, एक और लिखे इसी का नेम, बोन रिसोर्प्सिंग सेल। तीन वर्ड होते हैं, एक होता है अब्जॉर्प्शन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन, और एक होता है रिसोर्प्शन। तीनों वर्ड को अलग अलग रखे। अब्जॉर्प्शन मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है आपके जीआई ट्रैक्ट से, मेनली बॉडी की पर्सपेक्टिव से बात करें तो जीआई ट्रैक्ट से आपके ब्लड में, दैट इज अब एब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन जैसे क्या पढ़ते हैं कॉमनली आपके जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम एक रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस और चलती है, तो फिल्टर हो गया, उसको वापस रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लाया जा रहा है, ब्लड के अंदर उसको वापस उसी टाइम लाया जा रहा है। रिसोर्प्शन, कैल्शियम किसी टाइम पे एक बार आपका अब्जॉर्ब होकर कहां पे आया था, ब्लड में, फिर वहां से अब्जॉर्ब होकर कहां पे गया था, बोन के अंदर, यानी दो बार उसका अब्जॉर्प्शन हो चुका है, समझ पाए। और वहां से जब वापस ब्रेकडाउन होकर कहां पे आ रहा है, ब्लड के अंदर, तो उस पेज को क्या बोल रहे हैं, रिसोर्प्शन। तीनों वर्ड अलग अलग रखना है, लेकिन इनको तीनों वर्ड भी मैं भी आपको बता दूंगा और क्लियर कर देंगे, पहले इनको मेंशन करिए। वर्ड खास है, बोन रिपेयरिंग सेल, बोन रीमॉडलिंग सेल, बोन रीशेपिंग सेल, बोन रिसोर्प्सिंग सेल, बोन ब्रेकडाउन प्रमोटिंग सेल, है ना, और आपकी बोन फेगोसाइटिक सेल, बोन की ओस्टियोक्लास्ट, जो आपकी मेनली जानी जाती है। अनदर नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक ये यहाँ तक ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हार्मोन के साथ में इसका क्या रिलेशन रहता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको लिखिए बच्चों। इनमें मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। हो गया ये, है ना। और वर्ड का मीन्स भी ऐसे रटना नहीं है कि रीसेपिंग क्यों बोला है, रीमॉडलिंग क्यों बोला है, रिपेयरिंग क्यों बोला, एक एक वर्ड का मैं आपको मीन्स बता रहा हूँ, तो रटना नहीं है। रटेंगे तो एग्जाम में 100% कंफ्यूज होंगे, है ना। एग्जाम में आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। ओस्टियोब्लास्ट को बोला था, ओस्टियोक्लास्ट को बोला था, तो मीन्स के पीछे जो तर्क होता है, जैसे आप रेशनलाइजेशन बोलते हैं, कैसा क्यों, तो वो क्यों वाला कंसेप्ट क्लियर करके रखिए, ज्यादा बार बार रिवाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे, है ना। रीमॉडलिंग क्यों बोल रहे हैं, रीशेप क्यों बोल रहे हैं, बोन ब्रेकडाउन सेल क्यों बोल रहे हैं, सारे वर्ड के मीन्स आपको अच्छे से बता दिए गए। हो गया ये, चलिए को है इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये रेगुलेट करती है, मेनली यही करती है, और किसके साथ में, तो विद द पीटीएच, है ना। इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, मेनली पीटीएच को ही याद रखना है, क्योंकि लेवल मेंटेन करने की बात की जा रही है, मतलब उसका जो लेवल है ब्लड का, कैल्शियम का सॉरी ब्लड में, वो कम नहीं हो, है ना। तो एक मेंटेन रहे, जब ज्यादा हो जाता है तो वो तो एक अबनॉर्मलिटी होती है, उसके लिए भी आपका कैल्शियम वगैरह जो और प्रोसेस चलती है, लेकिन एक जो लेवल है एटलीस्ट वो मेंटेन रहे, है ना। नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल कितना होता है, 8 से, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड सीरम जिनको बोला जाता है, 8 to 10.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाँ, तो पूरा बताना है ना। यूनिट जो होती है, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। कैल्शियम के ब्लड के लेवल की जो यूनिट होती है वो याद है कि एमजी पर डीएल के अंदर रहती है आपकी, जो याद रखते हो आप 8.1 से 10.5 तक, वो वाली, ये आपको स्पेसिफाई। मिली इक्विवेलेंट में कितना होगा, ये बताओ, मिली इक्विवेलेंट में कितना होगा। उसके अंदर भी जो कैल्शियम होता है, उसके अंदर भी जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की एक्टिव फॉर्म अलग होती है, कैल्शियम की इनएक्टिव फॉर्म अलग होती है। एक्टिव जिसको हम फ्री फॉर्म बोलते हैं, जो कैल्शियम Ca2+ के रूप में घूमता रहता है ब्लड के अंदर, जहां जरूरत है वहां जाके चिपक गया, उसको एक्टिव फॉर्म बोलते हैं, उसको कैल्शियम की फ्री फॉर्म बोलते हैं, उसका लेवल फिर अलग होता है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ के मैं भी नहीं बताने वाला हूँ, उम्मीद है बहुत है आपकी आंखों के अंदर, लिखे इस चीज को भी। हो गया नहीं,
चलिए उसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज करके मैं आपको कैल्शियम के लेवल को पूरा डिटेल से बताता हूँ। चलिए ये अभी हो गया हमारा बोन सेल के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं, आगे प्रोसीड करते हैं आपके बोन की एनाटॉमी की स्ट्रक्चर के बारे में। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल नोट्स बनाते रहे। हाँ 8 to 10 mg पर डेसीलीटर एग्जैक्टली। कोशिश करें आंसर बताने की, है ना। बाकी हो सकता है कि चीजें अभी नहीं बैठे, नहीं बैठी, ठीक है। बी, चलिए देखते हैं बी है या सी है, जो भी है। डी, इट्स फोर। चलिए रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बॉन्ड, है ना, कॉम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में पूछा है, व्हिच स्टेटमेंट इज द करेक्ट। कॉम्पैक्ट बॉन्ड, कॉम्पैक्ट यानी डेंस बॉन्ड, हार्ड बॉन्ड। एक होती है आपकी स्पॉन्जी बॉन्ड, कैल्सियस इसको हम बोलते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा। तो कॉम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में यहाँ पे पूछा है, कॉम्पैक्ट बॉन्ड कंटेन हेवेसियन सिस्टम और ऑस्टियम, क्या सही है? सही है ना। स्पॉन्जी बॉन्ड जो होती है बॉन्ड का मिडिल वाला पोर्शन बनाती है ज्यादातर बॉन्ड का, बाकी जो शॉर्ट बॉन्ड होती है, जो लॉन्ग बॉन्ड होती है उसका साइड वाला पोर्शन भी बनाती है। बाकी फीटस के अंदर जो ज्यादातर होती है वो आपकी स्पॉन्जी बॉन्ड रहती है, इसलिए ज्यादातर बॉन्ड के अंदर आपका रेड बॉन्ड रहता है फीटस स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज के अंदर। तो जो स्पॉन्जी पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन होता है, वहां पे ऑस्टियम सिस्टम नहीं रहता है। ऑस्टियम सिस्टम आपकी बॉन्ड को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और दैट इज फाउंड इन द कॉम्पैक्ट बॉन्ड, डेंस बॉन्ड। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है ईच ऑस्टियम कंसिस्ट ऑफ द कोसेंट्रिक लेयर ऑफ द लेमेले। अब ये थोड़ा टिपिकल है, यहाँ से आपका कंसेप्ट अलग से हो जाता है। जो ऑस्टियम हम पढ़ते हैं, अभी हम इमेज देखेंगे तो ये जैसे बोन है ना, ये आपकी एक बोन है, मैं थोड़ा इसको क्लासिफाई कर देता हूँ। इस बोन का हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन लेते हैं, है ना, नींद नहीं ले बच्चों, इसका हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन आपका ये बनेगा, और ये जो पोर्शन है आपका स्पॉन्जी पोर्शन, और ये जो बना है वो आपका आउटर पोर्शन, दैट इज ए हार्ड पोर्शन। ये आपका अंदर वाला, इसका क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे इस तरीके से बंडल की तरह, इस तरीके से बंडल की तरह, है ना। और बीड़ी का बंडल देखा है, बीड़ी पी भी है, सच बताए नहीं भी। तो जो बीड़ी का बंडल होता है, उस बंडल के अंदर जो आपकी बीड़ी होती है वो किस तरीके से अरेंज होती है, तो उसमें से एक बीड़ी आप निकालेंगे, तो वो एक बीड़ी वहां पे क्या है, ऑस्टियोन है। सिमिलरली वही स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बता रहा हूं मैं, ये जो है वो आपका क्या है, ऑस्टियोन है। ऑस्टियोन को ही हेवर्सियन सिस्टम बोला जाता है, ऑस्टियोन को हेवर्सियन सिस्टम। नाउ यहाँ पे जो ऑस्टियोन है, ऑस्टियोन के सराउंडिंग में, यहाँ पे ऑस्टियोन के सराउंडिंग में इस तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक लेमेला। लेमेला होती है टोटल तीन टाइप की रहती है, तीन टाइप की रहती है मेले आपके बोन के अंदर। जो बोन है उसकी सराउंडिंग में रहती है इस तरीके से पूरी, उनको तो सर्कमफेरेंशियल लेमेला बोलते हैं। ओस्टियम के सराउंडिंग में रहती है ओनली, उनको कोसेंट्रिक बोलते हैं। और इन बिटवीन रहती है, इन दोनों के बीच में, उनको इंटरस्टिशियल लेमेला बोले जाते हैं। सर ये क्या है, ऐसा लग रहा है? चलिए ये बिल्कुल होने वाला है जी आपके सामने। अभी फिलहाल इसका मीन याद रखिए, जो ओस्टियम होती है उसकी जो कवरिंग होती है वो लेमेले क्या है, तो लेमेले एक लेयर है, एक सीट है, जो आपकी ओस्टियोसाइट, आपका मैट्रिक्स, आपके कोलेजन, आपके कैल्शियम सारे डिपॉजिट होके जो आपकी बोन को हार्डनेस देते हैं। जैसे ये बोन है, उस बोन का कट करके हम पर्टिकुलर इसको मान लेते हैं कि ओस्टियोन है। तो ओस्टियोन जो है उसकी लेयर जो बनती है, वो लेयर ही आपकी लेमेला है। उस लेयर के अंदर क्या है, आपकी ओस्टियोसाइट भी वहीं ट्रैप है। ओस्टियोसाइट वहां पे ट्रैप हुई तो किसमें हुई है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। आपका कैल्शियम वहीं पे प्रेजेंट है, और वही आपकी बोन को हार्डनेस दे रहा है। तो वो क्या है, एक हार्ड पोर्शन है, और दैट इज फाउंड इन द कॉम्पैक्ट बोन। ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिमिलर सेकंड भी आपका सही है। देन थर्ड है कैनालिकुलाई कनेक्ट द लेक्यूनाई टू ईच अदर एंड ए सेंट्रल कैनाल। तो ये गलत बात हो जाती है। जो कैनालिकुलाई है एक चैनल है, जो आप हिपेटोसाइट के साथ ही पढ़ते हैं, जब लीवर की एनाटॉमी हम डिटेल से पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन में, तो वहां पे तो कैनालिकुलाई एक चैनल है। जैसे ये चैनल है, ये वाला मेरे को यहाँ से पीछे कनेक्ट करने के लिए, है ना, इस स्टेज से पीछे वाली जो वॉल है उसके बीच में कनेक्शन बना दिया, क्या है, चैनल है। तो पर्टिकुलर आपकी बोन के अंदर चैनल होता है, और किस किस के बीच में, ओस्टियोसाइट के बीच में, अभी हम जानेंगे, है ना। और ओस्टियोसाइट, एक ओस्टियोसाइट से दूसरी ओस्टियोसाइट, तीसरी ओस्टियोसाइट, जो लेक्यूना एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आई है, ये रहा। जो लेक्यूना यहाँ पे है, लेक्यूना एक छोटी केविटी है। ये सारे वर्ड मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाले ताकि आपके माइंड में बने कि लेमिना क्या है, कैनालिकुलाई क्या है, लेक्यूना क्या है, ओस्टियन क्या है, यही आपके बोन की एनाटॉमी है। तो इन वर्ड से आप थोड़े अवे हो जाए, इसलिए ये वर्ड एक यहाँ पे सेलेक्ट करके डाले हुए। एक वर्ड यहाँ पे ट्रेबिकुलाई नहीं है, वो आपका स्पंजी बोन का पोर्शन बनता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड है कि आपकी जो लेक्यूना है उसको कनेक्ट करता है, ये सही है ना। अभी हम जानेंगे कि लेक्यूना क्या है, छोटी केविटी जिसके अंदर आपकी ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा बता देता हूँ, आपके चेहरे देख के लग रहा है कि सर पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। ये आप ओस्टियन को ऐसे कट करो, ये ओस्टियन ऐसे कट कर दिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन में ले लिया। क्रॉस सेक्शन लेने के बाद में ये जो रिंग बन रही है, ये तो क्या है, लेमिले। अभी तो पढ़ा लेमिले। यहाँ पे बीच में आपकी क्या रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है। ये जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स है। एक ओस्टियन की बात करो, मल्टीपल ओस्टियन होते हैं। एक ओस्टियन में बीच में आपकी ब्लड वेसल्स रहती है, और यहाँ पे जो ट्रेप होकर रहती है, जो ट्रेप होकर रहती है, हमने पढ़ा है, दैट इज ओस्टियोसाइट। ये आपकी ओस्टियोसाइट होगी, ये आपकी ओस्टियोसाइट होगी, ये आपकी ओस्टियोसाइट होगी। और ओस्टियोसाइट जिससे केविटी का, क्योंकि इसकी छोटी सी केविटी बनती है, ये केविटी इस तरीके से, ये जो केविटी बनाई है मैंने, ये केविटी ही आपकी लेक्यूना है। ये केविटी ही आपकी क्या है, लेक्यूना है। और इस केविटी का जो कनेक्शन बन रहा है, इस केविटी का जो आपका कनेक्शन बन रहा है, ये वाला, ये क्या है, कैनालिकुलाई। एक लेकुना से दूसरे लेकुना के बीच का कनेक्शन दे दीजिए, कैनालिकुलाई। अभी बस वर्ड से ओरिएंटेड हो जाइए, सारी डिटेल से चीजें हमारे सामने हैं, जिनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। देन वोल्कमैन कैनाल रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। वोल्कमैन कैनाल की बात की, पैरेलली बोला तो पैरेलली नहीं होती है वो किस तरीके से होती है, अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो ट्रांसफरली, क्योंकि सर आपने एक्सप्रेशन ऐसे कर दिया, तो हम बोल देंगे, है ना। अच्छा पैरेलल कौन सी रहती है फिर, सेंट्रल कैनाल। पैरेलल कौन सी होती है, हेवर्सियन कैनाल, है ना। जैसे इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया है, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इन ओस्टियन के अंदर इधर ध्यान देना है, बातें नहीं करनी है। इन ओस्टियन के बीच में ये जो है, जैसे ये है, ये क्या है आपकी ओस्टियन कैनाल है, हेवर्सियन कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है। और ये जो कैनाल है, ये अब ये क्या है कि एक ओस्टियन को दूसरे ओस्टियन से कनेक्ट करने वाली, इस कैनाल में क्या रहती है, आपकी ब्लड वेसल्स रहती है। इस कैनाल के अंदर यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स है, ये ट्रेवल कर रही है। तो जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है वो आपकी वोल्कमैन कैनाल होती है। ट्रांसफर की लोकेट होती है, पैरेलली नहीं। पैरेलली तो कौन सी होती है, आपकी ऑस्टियन और हेवर्सियन कैनाल। इसलिए स्टेटमेंट आपका बहुत गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आंसर इज द सी।
सी है, हाँ बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझना है। अभी तो आधी आधी चीजें आपको क्लियर हुई है, डिटेल से हम जानते हैं। अरे ये पढ़ चुके हो आप लोग, कॉलेज टाइम में ये सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से पढ़ी थी। इतना कौन याद करता है? नहीं क्या ऐसे ही उठ के आ गए आप लोग? तो फिर वो तो आप लोगों की गलती है ना कि आप एग्जाम के टाइम में कॉलेज जाते थे, उसके अलावा कॉलेज जाते नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अभी इधर देख लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, है ना? क्योंकि नोट सेट में आप ऐसे नहीं बोल सकते। नोट सेट के पेपर को आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, बोनस दिया जाए तो वहाँ पे बोनस वोनस नहीं है। वो बोलेंगे अच्छा बेटा अगले एग्जाम में वापस आना, चलिए थैंक यू, ऐसे करके वो बाहर निकाल देता है। ये आपका बोन का क्रॉस सेक्शन है, इसको समझ गए तो सबको समझ जाएंगे। पहले बताइए क्लियरली विजिबल है लास्ट तक? ठीक है चलिए, इसको फोटो आपको मिल जाएगी गूगल में, फोटो ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो प्लीज आप इधर फोकस हो जाए, क्योंकि चीजें जो होती है थ्योरी के अंदर थोड़ी कम समझ में आती है एनाटॉमी की। जब आप विद स्ट्रक्चर उनको समझते हैं तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट बन जाता है। तो इस इमेज को समझ लेंगे तो सारी टर्मिनोलॉजी कवर हो जाएगी। यहाँ पे सब कुछ है आपका, है ना? लेमिना है आपका, लेकुना है, ट्रिबिकुला है, डेंस बोन है, स्पॉन्जी बोन है, वोल्कमैन है, सापीज है, बहुत सारी चीजें। तो इधर फोकस करें, इसको समझने की कोशिश करें, पूरा डिटेल से हम इसको जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये बेसिकली हम क्रॉस सेक्शन लेंगे यहाँ से, ये आपकी बोन है। बोन के पार्ट के हम देखेंगे। बोन की पहले हम डिस्कस करेंगे बाहर की आउटर एनाटॉमी, क्योंकि बाहर भी जो बोन होती है उसको हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। आपका जो सबसे ऊपर की तरफ होता है है, ये कौन सा पोर्शन बनता है? एपिपाइसिस। देन आपका ये वाला पोर्शन कौन सा बनता है? मेन जो होता है डाइपाइसिस। यहाँ पे आपका मेटापाइसिस होता है, यहाँ पे आपकी मेटापाइसिल प्लेट होती है। तो बाहर का आउटर पोर्शन, देन ओस्टियम, वो सब जानेंगे। उसके बाद में अंदर की एनाटॉमी। तो ये सिंपल जो आपकी बोन है, और बोन का जो बाहर का पोर्शन होता है, बाहर सबसे आउटर पोर्शन, उसमें भी अपर पोर्शन जो होता है एपिपाइसिस, और नीचे वाला जो होता है वो भी एपिपाइसिस ही होता है, लेकिन वह सिमिलर है, लोकेशन अलग है। ये आपका प्रोक्सिमल है, ये आपका डिस्टल है, लिखा हुआ भी है। प्रोक्सिमल मतलब क्या? ऊपर की तरफ। जैसे ये फीमेल है तो फीमेल का एपिपाइसिस प्रोक्सिमल वाला ये है, और डिस्टल वाला ये होगा, है ना? तो वो कंसेप्ट आपको याद होगा। लेकिन दोनों एंड को हम एपिपाइसिस ही बोलते हैं। बीच वाला जो होता है, बाकी जो लेंथ बनाता है बोन की जो लेंथ बनाता है, देयर इज दैट डाइपाइसिस। ये हम आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या होता है? डाइपाइसिस। देन उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन होती है, ये जो पोर्शन होता है थोड़ा सा, इसको मेटापाइसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेटापाइसिस। मेटा इन बिटवीन द एपिपाइसिस एंड डाइपाइसिस, यहाँ पे भी रहता है। यहाँ पे जो प्लेट होती है, एपिपाइजल लाइन है ये, तो इस लाइन के नीचे की तरफ मेटापाइजल प्लेट होती है, जो आपकी ग्रोथ डिसाइड करती है, आपकी हाइट डिसाइड करती है। जब वो प्लेट जल्दी क्लोज हो जाती है तो आपकी हाइट थोड़ी कम रह जाती है, और आपकी जो हाइट बढ़ती है उसमें मेन रोल होता है डाइपाइसिस का। ये जो डाइपाइसिस है यही आपका ग्रोथ करता है, ये जो डाइपाइसिस है वही आपका ग्रोथ करता है। और डाइपाइसिस के एपिपाइसिस, हाँ ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ पहले वो समझ लो। जब मैं आपसे पूछूंगा कुछ डाउट है या ज्ञानी हो, ज्यादा ज्ञान आपके पास, तो बाद में बसाए, पहले सुन ले थोड़ा, है ना? बीच में अल्ट्रेशन करेंगे ठीक नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे। बाकी आपकी बात रखी जाती है, मैं लास्ट में आपसे पूछा कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, है ना? हो सकता है कि वर्ड कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकला हो, तो आप बाद में करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बीच वाला पोर्शन, मेरा मतलब है कि आपकी जो हाइट बढ़ती है उसमें मेन रोल किसका रहता है? तो आपके डाइपाइसिस का रहता है, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ आपकी प्लेट रहती है, इसके ऊपर की तरफ आपकी प्लेट रहती है। अब उनको समटाइम हम एपिपाइजल लाइन है तो एपिपाइजल प्लेट ही बोल रहे हैं, आपका कंसेप्ट यही है बिल्कुल। तो आप इनको एपिपाइजल प्लेट के रूप में याद रखें, मेटापाइसिस नहीं बोलते, क्योंकि इस पार्ट को मेटापाइसिस बोलते हैं, इसलिए मैं इनको मेटापाइजल प्लेट बोला। लेकिन आपको डायरेक्ट जो बुक में देखा जाता है वो एपिपाइजल लाइन है, और उसके प्रोस्पेक्टिव से एपिपाइजल प्लेट बोली जाती है। तो वही आपको याद रखना, ज्यादा नहीं पड़े। ये हो गया। देन उसके ऊपर की तरफ आपकी एपिपाइजल प्लेट होगी। तो ग्रोथ में जो मेनली होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज अ डाइपाइसिस। एपिपाइसिस और डाइपाइसिस, और आपका मेटापाइसिस हो गया, एपिपाइजल लाइन होगी। आउटर जो कवरिंग है, आउटर जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज नोन एज द आउटर कवरिंग, पेरिओस्टियम, और अंदर की तरफ एंडोओस्टियम। तो दो कवरिंग होगी। अंदर की तरफ भी आपकी कहां पे रहेगी? ये आपकी क्या है? मिडुलरी कैविटी है। इंटरओसियस जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी साइड यही होती है, इंटरओसियस की। इंट्रामेडुलरी जो इंजेक्शन आप लगाते हैं, तो ये वाली जो होती है वो आपकी अंदर की तरफ जो यहाँ पे लाइनिंग बनती है वो आपकी एंडो ऑस्टियम होती है, बाहर की तरफ होती है वो आपकी पेरी ऑस्टियम रहती है। आउटर जो पोर्शन होता है बोन का है, अब बोन है तो बोन का साइड वाली जो वॉल है वही मजबूत रहना है। कैसे? स्पॉन्ज पोर्शन है, अगर आपके बोन के साइड में होता तो वहाँ पे इजीली ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसे ये है क्लासरूम, तो उसकी जो दीवार है वो मजबूत बनाई गई ताकि अंदर की तरफ सेफ्टी से बैठे रहे। दीवार यहाँ पे बीच में होती है और साइड में से प्लेट लगा दी जाती है और आपको बिठा दिया जाता, तो अलग स्ट्रक्चर हो जाती है ना। तो बाहर की तरफ अनसेफ रहते हैं, तो स्पॉन्ज पोर्शन होता है वो हमेशा बोन का बीच के अंदर रहता है। साइड में उसके क्या रहती है? कॉम्पैक्ट बोन रहती है, डेंस बोन रहती है। तो ये जो पोर्शन है साइड वाला, जो हार्ड पोर्शन है, जो आपका ओस्टियम को इंक्लूड करता है, दैट इज देन आवर कॉम्पैक्ट बोन, ये लिखा हुआ कॉम्पैक्ट बोन साइड वाला। और बीच वाला जो है ये आपका जो ट्रिबिकुला की वजह से बनता है, जानेंगे इसको भी, वो आपका स्पॉन्जी पोर्शन है, थोड़ा खोखला रहता है अंदर से, है ना? थोड़ा अंदर से ये क्या रहता है आपका, कैसे स्पॉन्जी टाइप रहता है, और स्पॉन्जी रहने की वजह से इसके अंदर आपके बोन मेरोज रहते हैं। और ये जो होता है वो मेनली आपका एपिपाइसिस की तरफ रहता है, वही बोन्स के अंदर वहाँ पे रेड बोन में रहता है। देन बीच में आपकी जो मिडुलरी कैविटी होती है उसमें तो आपका येलो बोन में रहता है। चलिए यहाँ पे जो ब्लड वेसल एंट्री कर रही है, हाँ आपके पीछे, हाँ करी हुई, येलो जो शर्ट पहन रखा गर्ल्स उनके पीछे जो आप बैठे हैं, हाँ। ये जो ब्लड वेसल एंट्री कर रही है, कोई नहीं बताएगा, मुंह बंद रखेंगे, है ना? मुंह बंद रखेगा। ये जो ब्लड वेसल एंट्री कर रही है बोन के अंदर, दिख रही है इमेज के अंदर, वो कौन से फोरामिना के थ्रू एंट्री कर रही है? कोई नहीं बताएगा। एंट्री कर रही है अंदर की तरफ, और एंट्री करेगी तो ब्लड वेसल्स है, एक हार्ड स्ट्रिक्ट वैकेंसी एक स्ट्रक्चर है, उसके लिए ओपनिंग जरूरी है। तो कौन सी ओपनिंग होती है? हाँ भाई, रेड हुडी में जो बच्चा बैठा, हाँ, कौन सा फोरामिना होता है? नहीं आइडिया, खड़े रहिए। यस आप बताइए। हाँ कौन सा, कौन सा बता रहे हैं? कन्वेटर मैसेज, डिस्टल फोरामिना, डिस्टल फोरामिना नहीं, खड़े रहिए अभी। हाँ आप खड़े हुई, आपके पीछे, हाँ। न्यूट्रिएंट फोरामिना, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही, बताया था मैंने न्यूट्रिएंट फोरामिना। जब हम बोन डिस्कस कर रहे थे, बोन में हम देख रहे थे कि जो बोन की पॉइंट होता है आउटर पॉइंट, हालांकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ जाने के बाद उनके बहुत सारे नेम हो जाते हैं कि कौन से पार्ट में जा रही है। जैसे कि इनिशियल स्टेज होती है, वहां पे आपकी क्या, इधर क्या हो रहा है भाई? ये खड़ा है बंदा तो उसके पीछे आप दिखोगे नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है, मेरी नजर दूरदर्शी है ना, तो आप दिख जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये बेरियर है इसलिए दिखेंगे नहीं सर पीछे? चलिए
तो न्यूट्रिएंट फोरामिना मेनली बैठ जाए चारों, न्यूट्रिएंट फोरामिना मेन ओपनिंग होती है जिससे ब्लड वेसल्स किसी भी बोन में, कोई से भी बोन उसके अंदर एंट्री होती है। अब बोन के कौन से पार्ट में जा रही है, जैसे पेरियोस्टियम में सप्लाई करिए पेरियोस्टियल आर्टरी, एंडोस्टियम में जा रही है एंडोस्टियल आर्टरी, एपिफाइसिस की तरफ जा रही है एपिफाइसियल आर्टरी, वो बाद में फर्दर नेम दे दिया जाता है। अंदर की तरफ और कैनाल बन जाती है, जैसे आपकी वोल्कमैन कैनाल होगी, सेंट्रल कैनाल होगी, आपकी मेडुलर में जा रही है तो इंटरमेडुलर आपकी आर्टरीज होगी, वो अलग अलग पड़ते हैं। जैसे कि आपकी कैरोटिड आर्टरी है जो मेनली आपकी हार्ट को सप्लाई करती है। हाँ तो बताओ भाई साइलेंटली बैठे हैं लेकिन अवे भी रहे। कैरोटिड आर्टरी है वो आपकी जाती है ब्रेन के पास, तो शुरुआती स्टेज में कैरोटिड बोलते हैं, देन उसके बाद में ओसिफिकेशन अलग अलग हो जाती है, बाइफरकेशन होता है, तो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल बन जाती है। उसके बाद में किस पोर्शन में जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग नेम दे देते हैं, जैसे सेरेब्रम में जा रही है तो सेरेब्रल आर्टरी, वो बाद में बन जाता है। एक ओपनिंग जो है इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पे जो रहती है वो ओपनिंग आपकी न्यूट्रिएंट फोरामिना के रूप में जानी जाती है, ये आपकी आउटर स्ट्रक्चर होती है। देन इसके बाद में इसका क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन जो लिया हुआ है वो मेजोरिटी के अंदर आपका कॉम्पैक्ट बोन का है, कुछ पोर्शन है जो आपका स्पॉन्जी बोन का है, मेजोरिटी किसका है कॉम्पैक्ट बोन का है। ये क्रॉस सेक्शन आपके सामने प्रेजेंट है, और ये जो है ये वाला बार वाला हार्ड पोर्शन दीजिए कॉम्पैक्ट बोन डेंस बोन, और जो मिडिल वाला है बीच वाला ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, वो कौन सी आपकी स्पॉन्जी बोन, ये कौन सी आपकी स्पॉन्जी बोन। और ऐसा अपीयरेंस जब ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा अपीयरेंस जब ज्यादा बढ़ जाता है, आप करिए आपके विनय के पीछे जो जस्ट गर्ल्स बैठी है उसके साइड में जो बैठी है, हाँ खड़ी हुई आप, ये जो बोन है और ये जो स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी बोन है, इस स्पॉन्जी बोन में नॉर्मली पोर बने हुए हैं। जब ये पोर ज्यादा बन जाते हैं तो कौन सी बीमारी होती है कोई नहीं बोलेगा, हाँ हेल्प कर दो आसपास के, ऑस्टियोपोरोसिस अब तक तो आ चुकी है सर ज्ञान में, है ना, भेज दो ध्यान रखें यहीं पे आप लोगों का। तो यहाँ पे जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो धीरे धीरे इसमें जो शेप साइज है स्पॉन्ज बोन की, जो पोर की साइज वो बढ़ जाती है, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट बोन जो नॉर्मली हार्ड होती है वो भी आपकी पोरस बनने लग जाती है। दैट बोन डिजीज इज नोन एज द ऑस्टियोपोरोसिस, आल्सो नोन एज साइलेंट किलर और थीप, थीप किलर नहीं थीप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइलेंटली कैल्शियम आपका चोरी होता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, अचानक से कोई शॉक लगा झटका लगा तो आपकी बोन टूट गई। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बड़ा कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि आपकी बोन वीक हो रही है आपको पता नहीं चल रहा, आपकी बोन वीक हुई है आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वो एसिम्प्टोमेटिक रहती है। जैसे आपकी हाइपरटेंशन होती है तो हाइपरटेंशन को आप क्या बोलते हो साइलेंट किलर, क्योंकि शुरुआती स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन अचानक से वो जब ब्लास्ट करती है, क्योंकि हाइपरटेंशन है और ब्लास्ट कर रही है अगर ब्रेन में करती है तो वहां पे बनाती है वो स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, वही उसी तरीके से किसी भी ऑर्गन में करती है फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। सिमिलरली जो ऑस्टियोपोरोसिस वो साइलेंट थीप होती है, जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो पोरस होते हैं ये नॉर्मली आपकी बोन में रहते हैं, अरेंज रहते हैं, तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। किसी बच्चे के माइंड में ये चल रहा है कि सर ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी पोर होते हैं तो इसकी साइज बढ़ जाती है, प्लस आपका जो ये कॉम्पैक्ट बोन है वो भी पोरोटिक हो जाती है, नॉर्मली नहीं होती है बाद में हो जाती है, वो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज कंडीशन के रूप में जानी जाती है। वापस इधर आ जाइए, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने बेसिकली ये पार्ट हो गया आपका कॉम्पैक्ट बोन का, देन ये आपका अंदर वाला जो हो गया वो किसका हो गया आपके स्पॉन्ज का। और यहाँ पे जब आप साइड में देखेंगे तो ये कौन सी होगी मिडिल कैविटी, तो मिडिल कैविटी की ब्लड वेसल्स होगी जैसे कि एब्रिवेट करका यहाँ पे। देन ये एंडोस्टियम लाइनिंग होगी, एंडोस्टियम अंदर की तरफ होती है, मैंने बताया कि एंडोस्टियम आपकी मिडिल कैविटी की सराउंडिंग में रहती है, वो आपकी एंडोस्टियम होगी। ये जो लाइट ब्लू कलर की आपको दिख रही है दैट इज द पेरिओस्टियम, कौन सी है ये पेरिओस्टियम है ना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो हार्ट के चारों तरफ, तो पेरी मतलब क्या है कि उसके सराउंडिंग में रहती है, तो वो आपकी पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, ओस्टियम यानी आपका बोन टिश्यू की जो सराउंडिंग होती है दैट इज पेरिओस्टियम आउटर कवरिंग आउटर लेयर। यहाँ पे ये जो फोरामिना आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये बाहर से आया है और अंदर की तरफ ये जा रहा है, तो ये जो फोरामिना ये आपका न्यूट्रिएंट फोरामिना है, हम आगे और डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से। फिर ये ब्लड वेसल जारी है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अरेंज है आपका ओस्टियो, तो ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका एक सिस्टम जिस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर है ये इस तरीके से कनेक्टेड है ना, और ये जो ब्लड वेसल इस तरीके से ट्रेवल कर रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं वोल्कमैन कैनाल, क्या बोल रहे हैं वोल्कमैन कैनाल, वोल्कमैन कैनाल, हाँ खड़ी हुई आपके पीछे हाँ। वोल्कमैन कैनाल कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताइए, कहाँ प्रेजेंट होती है, किस किस को कनेक्ट करती है, बोन बोन तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए ओस्टियो तो निकल गया, ठीक है। एग्जैक्टली वोल्कमैन कैनाल किसको कनेक्ट करती है, नुकसान कर रहे हैं अपना ही, समझ गए मैंने क्या बोला आपको, हाँ तो भेज जाइए अभी सबके सामने आपको वायरल नहीं करें लेकिन समझ गए आपको दी। चलिए तो ये आपकी क्या होगी वोल्कमैन कैनाल होगी, और ये क्या होगी आपकी बीच में लोकेटेड है तो सेंट्रल कैनाल, आल्सो नोन एज द हेवेसियन कैनाल, क्योंकि हेवेसियन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, बीच में ये प्रेजेंट इसलिए आपकी क्या होगी हेवेसियन और ओस्टियो। उसके बाद में ये लिखा होगी सेंट्रल और हेवेसियन कैनाल स्पॉन्जी बोन होगी और आपकी कॉम्पैक्ट बोन होगी। उसके बाद में इसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एक ओस्टियम का हम ले रहे हैं, पहले हमने कंप्लीट बोन का लिया है, अब बोन के बाद में एक पर्टिकुलर ओस्टियम का हम लेते हैं, तो हम आगे की तरफ जाकर उससे पहले वापस यहाँ पे आए, क्योंकि ये जो रिंग है साइड में जो है वो बोन के साइड में है, इसलिए उनको क्या बोला सर्कमफेरेंशियल लेमिना, तीन टाइप के लेमिना हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर इसके सराउंडिंग में है तो वो कॉन्सेंट्रिक लेमिना, और इसके बीच में प्रेजेंट है यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, आगे नेक्स्ट इमेज उसमें क्लियरली दिखेगा, तो वो आपका इंटरस्टिशियल लेमिना। क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर एक ओस्टियम है, ओस्टियम की जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो आप देखेंगे ये आपकी लेमिनल रिंग होगी, ये रिंग जो है आपकी लेमिनल रिंग है, और इसके बीच में ये जो है रेड कलर की जो आपको दिख रही है वो तो आपकी ओस्टियोसाइट है, ये जो कैविटी है येलो कलर की वो आपकी लेकुना है, समझ गए। और इसको जो कनेक्ट करने वाले चैनल है ये जो चैनल है वो आपके कौन से बन जाते हैं, जो चैनल देखिए कैनालिकुलाई, जो चैनल है वो कौन से बन के आप देख पा रहे हैं कि इसको कनेक्ट करने वाला ये जो चैनल है वो आपका कैनालिकुलाई, क्लियर है। तो पहले बोन की आउटर स्ट्रक्चर आउटर एनाटॉमी, देन अंदर की तरफ हम आए, अंदर की तरफ एक पर्टिकुलर पार्ट को देखा, अब इनको डिटेल से और हम जान लेते हैं। इमेज क्लियर है, कौन सा ये वाला, इसका हमने पर्टिकुलर एक ओस्टियम का क्रॉस सेक्शन पे लिया है, और ये जो है ये तो कौन सा हो गया आपका सेंट्रल कैनाल का ही हो गया, यहाँ से ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट है, और ये जो है वो आपकी लेमिना रिंग है, ये वाली ये आपकी कौन सी होगी लेमिना रिंग होगी, और लेमिना रिंग के इन बिटवीन आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर से एब्रिवेट करका नॉमिनेट करका वो आपकी ओस्टियोसाइट है, और ये जो है कैविटी है जिसके अंदर आपकी ओस्टियोसाइट प्रेजेंट है लेकिना है, और इसको कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है कैनालिकुलाई, कैनालिकुलस पर्टिकुलर एक है तो कैनालिकुलस और मल्टीपल तो कैनालिकुलाई, क्लियर है। तो तीन स्ट्रक्चर इसके अंदर है, अभी इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। ये इमेज ओपनली कवर हो गई होंगी आप लोगों की, हाँ चलिए फोटो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके लिए मैं आपको परमिट करता हूँ फटाक से ले, और जिनको कोशिश करें कि बनाए, बाकी घर पे बनाए अभी तो टाइम नहीं है, फोटो आप लोग ले सकते हैं।
ऑस्टियो अभी ये है हमारे सामने ऑस्टियो को हम डिटेल से अभी कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्केलेटल सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है तो वो तो आपकी बोन है स्केलेटल सिस्टम का फ्रेमवर्क जो ढांचा है उसकी एक यूनिट बोन की कौन सी है दैट इज ऑस्टियो दैट इज द ऑस्टियो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी आउटर एनाटॉमी आउटर बोन एनाटॉमी के अंदर एपीफाइसिस है अब मैं इनको जस्ट बता रहा हूं क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को थोड़ा सा इधर देखना उसके बाद में फटाक से जितनी स्पीड है उस स्पीड से आपको नोट्स लिखना है बोन एनाटॉमी एपीफाइसिस प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड हो गया दैट इज नोन एज एपीफाइसिस डायफाइसिस बोन से शाफ्ट बॉडी मेन बीच वाला मिडिल वाला पोर्शन दैट इज द डायफाइसिस द लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ द बोन एंड मेटाफाइसिस रीजन बिटवीन द डायफाइसिस एंड द एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में ये रहा ये मैं बताना चाहता था ना तो ये आपका क्या है मेटाफाइसिस ये है एपीफाइसिस ये है आपका डायफाइसिस ये आपकी एपीफाइसिल लाइन है एपीफाइसिल प्लेट समटाइम्स को बोला जाता है और उसके बाद में आपका एपीफाइसिल ग्रोथ ले ऑफ द हाइलन कार्टिलेज दैट अलाउ द डायफाइसिस बोन टू ग्रो इन द लेंथ डायफाइसिस का बड़ी डोमिनेंस यूज की गई है कि डायफाइसिस को अलाउ करती है कि डायफाइसिस और कितना ऊपर की तरफ बढ़ेगा और नीचे की तरफ बढ़ेगा और जैसे भी बढ़ेगा तभी आपकी बोन की लेंथ बढ़ती है और उसकी बदौलत आपकी हाइट बढ़ती है तो एपीफाइसिल ग्रोथ प्लेट आप उसको उस तरीके से लिखिए ये डायग्राम बनाया बटा इस चीज को लिखिए तुरंत हाँ जी इंदु बोला हर एक स्लाइड के साथ में इमेज ली गई है डियर ताकि आप अच्छे से समझ पाए और इमेज स्टडी आप बहुत अच्छे से कवर करते हैं जब आप खुद पढ़ते हैं तभी कोशिश करें कि इमेज सर्च करके पढ़े बाकी अच्छे से देख लेंगे बच्चे बताइए बोन हाँ बोन मेरे के बारे में बताना है बताएंगे टाइम आने के बाद बोन मेरो के बारे में बताएंगे टाइम आने के बाद में रेड बोन मेरो के बारे में बताएंगे टाइम आने पे येलो बोन मेरो के बारे में बताएंगे दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है कंपोजिशन क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा पेशेंस रखें देर यही सार्थक है सफलता का उसका साथ लेके चले उम्मीद है कि एनाटॉमी का कोई क्वेश्चन बनता है स्केलेटल सिस्टम से तो इससे बाहर नहीं जाएगा किस चीज के लिए मैं हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ मेन अगर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है क्लोज कौन करती है दैट इज एपीफाइजियल प्लेट है तो 100% जो आप बता रहे हो वो सही है कि जो आपकी हाइट है वो रुक जाती है बिकॉज ऑफ द एपीफाइजियल प्लेटेड क्लोजेस है ना लेकिन इसके इन बिटवीन जो आपकी हाइट बढ़ती है मैंने जो बोला है ग्रोथ जो होती है वो आपकी डायपाइसिस की होती है उसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ती है तो दोनों जो वर्ड है उनको क्लियर रखें आपकी जो बोन की हाइट बढ़ती है उसके पीछे जो मेनली पार्ट ग्रोथ होती है वो आपके डायपाइसिस की होती है लेकिन ग्रोथ होगी या नहीं होगी ये आपकी प्लेट डिसाइड करती है प्लेट जल्दी फ्यूज होगी तो आपकी डायपाइसिस आगे नहीं बढ़ पाएगा तो डायपाइसिस ही सॉरी एपीफाइसिस प्लेट ही वहां पर डेफिनेटिव आंसर रहता है कोई डाउट नहीं है लेकिन ग्रोथ किस पार्ट की होती है बोन बढ़ी तो एपीफाइसिस बढ़ सकता है मेटाफाइसिस बढ़ता है लेकिन कौन सा बढ़ता है डायपाइसिस डायग्राम बनाए रफली बना ले लेकिन ये पार्ट का जो नेम है वो लिखे हो गया कितने बच्चों ने कल वॉलेंटरीली ब्लड डोनेट किया था ईमानदारी से बताएं झूठी बाबा नहीं ले हाँ बिल्कुल और इन बच्चों के लिए बहुत शानदार तरीके से क्लैपिंग बनती है मैं खुद करता हूं चलिए हाँ बाकी हाँ ये तो क्लैपिंग होगी अप्रिसिएशन हो गया जिन बच्चों ने दिया है बाकी बाकी ने जिनके पास जेन्युइन रीजन है वो तो ठीक है बाकी ने क्यों नहीं दिया ये कल मेरे को ठीक नहीं लगा कि नॉर्थ साइड में जो बच्चे हैं ऑलमोस्ट 70% तक एलिजिबल मान सकते हैं हम 70-80% कुछ बच्चे हो सकते हैं जो एलिजिबल नहीं है वेट वाइज नहीं है एचपी वाइज नहीं है या रिसेंटली कहीं डोनेट किया है या कोई और फैक्टर कंडीशन हो सकती है लेकिन आप में से एटलीस्ट कम से कम 50% बच्चों को तो पार्टिसिपेट करना था 50 नहीं तो 30-40 तक तो आना ही था बहुत ही जो आपका परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी वीकेंड से अप्रिशिएबल नहीं रहा आपसे पहले का जो बेस था ये जो हमारा बेस था जो हम यहाँ पढ़ते थे तो हमने तो बढ़ चढ़ के उस टाइम 450-500 यूनिट कलेक्ट हुई थी और इस बार एग्जैक्ट डाटा नहीं पता लेकिन 100 के आसपास ही है शायद है ना तो काफी बात ठीक नहीं है मतलब थोड़ी शर्म की बात है एक रीजन की वजह से आप नहीं दे रहे आपको डर लगता है इसलिए भी काफी बच्चों ने नहीं दिया तो डरने की कोई बात नहीं है नो डाउट वो जो किनला है जो सिरिंज होती है वो 16 और 18 गेज की यूज की जाती है लेकिन एक बार ब्रेक होता है लेकिन बच्चों इसके लिए आपका भी बेनिफिट है आपका जो ब्लड है वो रिटर्न हो रहा है आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपकी जो बॉडी की सेल्स है वो वापस बना देती है ना आप मेडिकल साइंस वाले हैं अगर आप लोग इन सब चीजों में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आप जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे उनको आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ब्लड डोनेट करो जब आप खुद बच्चे के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो नहीं बिल्कुल जो एलिजिबल है वो ब्लड डोनेट करें है ना और जब जब मौका मिलता है और जब जब आप एलिजिबल होते हैं कंडीशन आपकी प्रायोरिटी रखना है कि हीमोग्लोबिन आपका कम है फिर भी आप जा रहे हो तो वो ज्यादा मानता भी नहीं दिखाएं क्योंकि आपके हेल्थ इशू भी हो सकता है उतना ज्यादा तो नहीं करें लेकिन आप फिट एंड फाइन है आप एलिजिबल है तो बच्चों दे बढ़ चढ़ के डोनेट करें कल पता चला कि नॉट सेट वाले बच्चों ने नहीं दिया था तो ठीक नहीं लगा भाई ब्लड डोनेट करें और एक अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है बच्चों ब्लड देना मतलब एक बड़ा टास्क है
है ना। तो जब भी मौका मिलता है आप एलिजिबल है तो दे, है ना। बाकी आपको समझदार है। हाँ मैंने दिया था, मैं आके चला गया था इन बिटवीन, मॉर्निंग ड्यूटी थी तो मैंने तो दिया था, देना है ना। तो ये जो भी एलिजिबल होते हैं ब्लड डोनेट करना, इसको मैं पर्सनली थोड़ा लेके भी चलता हूँ। जब हम दिल्ली एम्स में थे तो वहाँ पे जब भी होता था हम एलिजिबल होते थे तो फ्रीक्वेंटली मैंने काउंट कभी किया नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट करते हो, करना बच्चों, है ना। इसके लिए आपकी भी हेल्प हो जाती है, प्लस किसी पर्सन की वाकई में लाइफ बचती है बच्चों से। क्योंकि अभी आप लोगों को ये चीज़ फील नहीं होगी, या आप में से कोई बच्चे हॉस्पिटल ड्यूटी जाते हैं देखा होगा तो फील हो सकती है। बाकी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको पता चलेगा एक्जैक्टली ब्लड की वैल्यू क्या है ना, किस तरीके के किस लेवल पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एम्स से बड़े हॉस्पिटल है, स्टैंडर्ड लेवल का हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो ब्लड इजीली अरेंज हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब ब्लड रिलेटिव नहीं है, इनमें भी कंडीशंस होती है। एम्स है उसमें भी इमरजेंसी में तो लगा देते हैं, लेकिन इमरजेंसी नहीं हो तो पहले ब्लड अरेंज करवाया जाता है रिलेटिव से, अदला बदली वाली बात समझ रहे हो आप वो। उसके बाद में फिर ब्लड लगाया जाता है। इमरजेंसी है तो वैसे लगा देते हैं। तो एम्स जैसे बड़े सेक्टर में तो प्रेजेंट है, लेकिन अदर देन द एम्स और इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग और बेटर कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन की बात आती है तो करना बच्चों। चलिए एक स्ट्रक्चर जो है हमारी वो हम डिस्कस करना थोड़ा सा मिस हो रहा है ना। ये जो कार्टिलेज होता है, वो जो अभी इधर फोकस कर लो, ये जो कार्टिलेज होता है आपके एपीफाइसिस के एंड की तरफ रहता है, जो आपका आर्टिकुलेशन बनाता है, जॉइंट बनाता है, साइनोवियल कैविटी और बड़े जो जॉइंट होते हैं, तो बोन के एंड पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। और ये आर्टिकुलेशन का काम करता है, आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट का, है ना। बेसिकली एक बोन दूसरे बोन के साथ में इस तरीके से जुड़ती है, बीच में जो कैविटी बनती है, बड़े जॉइंट है तो वहाँ पे साइनोवियल कैविटी बन जाती है, साइनोवियल कैप्सूल वो डिटेल की स्ट्रक्चर में एनाटॉमी में जानेंगे जॉइंट की। लेकिन इसके एंड पे जो कार्टिलेज होता है यहाँ पे और यहाँ पे, दैट कार्टिलेज इज नोन एज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। और उसके बाद फिर आपकी इधर मेम्ब्रेन बन जाती है, दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन केस ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। तो वही हमारे सामने है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज, the thin layer of the cartilage covering the part of the epiphysis, bone covering it up। अब मैं शॉर्टली बता रहा हूँ क्योंकि एनाटॉमी मैंने आपकी खोपड़ी के अंदर अच्छे से अभी प्रेजेंट कर दी है। अभी जस्ट ये स्ट्रक्चर है, एक वर्ड के अंदर है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, एक कवरिंग है जो एपिफाइसिस के पास प्रेजेंट होती है, आई मीन उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। बोन कवरिंग क्या है, इट इज अ टफ कनेक्टेड टिश्यू सीट, दो सीट होती है, आउटर होती है उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, इनर होती है उसको एंडोस्टियम बोलते हैं। आउटर सरफेस ऑफ द बोन एक्सेप्ट द जॉइंट सरफेस, जॉइंट सरफेस तो बेसिकली नहीं रहेगी वहाँ पे, तो वो जो कैनुला बन जाता है आपका कैविटी बन जाती है, तो वहाँ पे नहीं रहेगी। बाकी अदर देन जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे आपकी पेरियोस्टियम प्रेजेंट होती है, इनर एंडोस्टियम जिसको बोलते हैं, लाइनिंग द मेडुलर कैविटी, स्पंजी बॉडी स्पेस ओस्टियोजेनिक लेयर जो बनाती है ना। उसके पास में आपकी एंडोस्टियम प्रेजेंट होती है, मेडुलर कैविटी जिसे मेरो कैविटी भी बोलते हैं, मेडुलर कैविटी, मेरो कैविटी, ओसीएस कैविटी आल्सो नोन एज ओसीएस कैविटी। इंट्राओसियस इंजेक्शन जो आप लगाते हैं ओसीएस कैविटी, हम ये जो लगाते हैं आप इंजेक्शन, वो आपका इंट्राओसियस ओसियस कैविटी। हेलो होती क्या है, हेलो सिलिंड्रिकल स्पेस विद इन द डायपासिस दैट कंटेन द फैटी येलो बोन मेरो। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट बनता है, जो आपकी मेरो कैविटी होती है उस मेरो कैविटी के अंदर जो आपका बोन मेरो प्रेजेंट होता है, मेनली आपका येलो बोन मेरो रहता है। और येलो बोन मेरो के अंदर जो ज्यादा कंपोजिशन होता है वो आपके एडिपोसाइट का रहता है, फैटी सेल्स का रहता है। तो वो आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेन द फैटी येलो बोन मेरो एंड नंबरस ब्लड वेसल्स इन द अडल्ट। ब्लड वेसल्स वगैरह भी वहीं पे प्रेजेंट रहती है आपकी, ब्लड वेसल्स है, स्टेम सेल्स नहीं, क्योंकि स्टेम सेल मेनली आपकी कहाँ पे आएगी, रेड बोन मेरो, जो कि अडल्ट में और लॉन्ग बोन में हम बात करें तो एपिफाइसिस की तरफ रहता है, बोन के एंड की तरफ प्रेजेंट होती है। मेडुलर कैविटी तक लिखिए, फिर उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं। ओसीएस भी लिखना है यहाँ पे, मैंने इसको रफ कर दिया, ओसीएस कैविटी। हो गया, थोड़ा स्पीड में लिखे बच्चों, और अपने लेवल पे अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखने की कोशिश करें कि मतलब इतने में मैं समझ सकता हूँ, जैसे आप लोगों की बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो तो उतना ही लिखे। हालांकि मैंने बहुत ब्रीफ करके आपको दिया है ना, लेकिन और कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं तो, ताकि टाइम बचेगा। लेकिन उतना ब्रीफ भी नहीं करेगा, अगले दिन आपको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या था किसके बारे में लिखा था, तो एटलीस्ट वो तो लिखे। तो स्मार्ट स्टडी का यही मतलब होता है, हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना करना, वो है क्या, यही है कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से आपको स्किप करना है, कहाँ पे आपको रुकना है। आप फ्लो देख रहे होंगे कि जहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, अच्छे से आपको समझाना है, वहाँ पे अच्छे से टाइम लिया जा रहा है। और टाइम से भी बढ़िया टाइम लेके आप लोगों को भी डायग्राम विद एनाटॉमी और मैनुअली डायग्राम बना के भी आपको एक्सप्लेन कराऊं कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सीक्वेंस, ये पैटर्न आप लोगों को भी फॉलो करना है। हर एक चीज को इतना डिटेल से इतना गहराई से भी नहीं पढ़े, जिनकी जरूरत नहीं है, इंपोर्टेंस नहीं है, तो पढ़े, स्पेसिफिक पढ़े। और फ्रीक्वेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक को, उन पार्ट को, उन डिजीज कंडीशन को थोड़ा अच्छे से कवर करते हुए पढ़ना। सब कुछ को पूरा डिटेल से जाने का कोई सेंस नहीं रहता है, टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का, है ना। और जिनको मैं पढ़ना है, रिवाइज करना, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। और ईमानदारी से बताएं कि किन किन बच्चों ने रिवीजन को फॉलो किया है, कि सर रिवीजन हम फॉलो करने लगे, सीक्वेंस हमने बना लिया है, वीकली रिवीजन हमने बना लिया है, मंथली बना लिया है, एनुअली नहीं बोले कोई, एनुअली बोलेंगे तो क्या यहीं बैठे होगे क्या, जाना तो ना भाई।
और सीआरई जो वैकेंसी है वो भी आपके सामने आ चुकी है। फॉर्म शायद स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, 7 तारीख से हो गए थे शायद। तो फॉर्म फिल करें और कोशिश करें एग्जाम दें। अगर लग रहा है कि काफी दूर है, जाने आने जाने में 2-3 दिन आपके वेस्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, अभी एलिजिबल नहीं है या आप इतना विलिंग नहीं है, तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी पे रखिए कि दे ही दे, है ना। जितनी कोशिश हो सकती है कोशिश करें कि एग्जाम दें, है ना। एग्जाम देने से काफी कुछ मिलता है बच्चों, उस चीज को, हाँ काफी कुछ, मतलब काफी कुछ जो आप समझ रहे हो सब कुछ मिलेगा जब आप एग्जाम दोगे। और एग्जाम के बाद में आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तभी मिलेगा, बुरा आएगा तभी मिलेगा। हो गया। बोन मेरो के बारे में है। रेड बोन मेरो प्रेजेंट इन द डोर्सल बोन ऑफ द फीटस। फीटस के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, फीटस के कंप्लीट पार्ट में, कंप्लीट पार्ट मतलब आपकी कंप्लीट बोन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो आपका ज्यादातर क्या रहता है, रेड बोन मेरो। एंड इन सम अडल्ट बोन सच एज हिप बोन, रिब बोन, स्टेनम, वर्टिब्रा, ये जो बोन्स होती है, आवाज नहीं, जो प्लेट बोन होती है ज्यादातर, उन प्लेट बोन के अंदर, उन प्लेट बोन के अंदर येलो बोन मेरो कम रहता है, ज्यादातर क्या रहता है वहाँ पे रेड बोन मेरो। तो इसकी जो एनाटॉमी है वो समटाइम मिक्सअप टाइप की चलती है, तो आप क्लियरली ऐसे नहीं बोल सकते कि फिक्स है कि 100% यहाँ पे रहेगा रहेगा। कुछ बोन है प्लेट बोन उसमें कंप्लीटली, भले वो अडल्ट में हो, कंप्लीटली उसमें आपका रेड बोन मेरो रहेगा, जैसे एग्जांपल पे मेंशन करके। कुछ बोन ऐसे जैसे लॉन्ग बोन है, आपकी ह्यूमरस है, फीमर है, रेडियस है, टिबिया है, तो इन बोन के जो मिडिल वाला पोर्शन है, जो आपकी मिडिल कैविटी है, वहाँ पे तो आपका क्या रहेगा, येलो बोन मेरो। और साइड वाला पोर्शन है जो आपका स्पंजी पोर्शन बनाता है, ऊपर वाला वहाँ पे रेड बोन मेरो। तो रिच स्टेनम एंड एंड ऑफ द बोन ऑफ द ह्यूमरस एंड फीमर। ह्यूमरस और फीमर से आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग बोन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात की जा रही है। कंसिस्ट ऑफ द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, एडिपोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट। ये आपके रेड बोन मेरो में एडिपोसाइट कम होती है, ज्यादातर जो होती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी करके, दैट इज द हेमेटोपोइटिक सेल। हेमेटोपोइटिक मींस क्या, हेमेटो यानी ब्लड, पोइटिक मतलब फॉर्मेशन करने वाली, और हेमेटोपोइटिक सेल आपकी स्टेम सेल, है ना। और कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड की स्टेम सेल है, और कौन कौन सी रहती है, इनिशियली दो रहती है, जहाँ से आपके ब्लड कैंसर भी बनता है, माइलोइड और लिम्फोइड। तो यही दो आपकी इनिशियली स्टेम सेल होती है। फिर यहाँ से आपकी अलग अलग बनती है, जो लिम्फोइड होती है वो ओनली लिम्फोसाइट बनाती है, डब्ल्यूबीसी का जो एक टाइप है। और आपकी जो माइलोइड टाइप की है वह आपकी भी बनाती है एरिथ्रोसाइट। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो आपकी आरबीसी, आपका प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, जिसमें आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स आ जाती है, और ए ग्रेन्युलोसाइट में एक, दैट इज मोनोसाइट। क्योंकि लिम्फोसाइट आपकी लिम्फोइड जो सेल है उससे बन जाती है, और ल्यूकेमिया आपका वहीं से बनता है। इसलिए माइलोजेनिक और ल्यूकोजेनिक, लिम्फोजेनिक, सॉरी लिम्फोजेनिक हम बोलते हैं, माइलोजेनिक और लिम्फोजेनिक ल्यूकेमिया कि कौन सी सेल से वो स्टार्ट हुआ है। अगर लिम्फोजेनिक है तो मेनली आपका लिम्फोसाइट ही डेवलप होती है मेनली, है ना। तो ये थोड़ा सा क्लियर करके रखना, बाकी ब्लड के अंदर डिटेल से पढ़ते हैं। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, एडिपोसाइट कम होती है, बाकी फाइब्रोब्लास्ट जो उसके सराउंडिंग्स के अंदर रहती है। तो मेन यहाँ पे कौन सी सेल रहती है, दैट इज हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, और एक्टिव इन द हेमेटोपोइसिस, बेसिकली हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइटिक सेल करती है हेमेटोपोइसिस, प्रोसेस ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन, वी कैन से ब्लड सेल फॉर्मेशन, हेमेटोपोइसिस। ठीक है, इसको फटाक से कुछ पूछना है दोनों को, बताइए। हाँ एक्जैक्टली, बोन मेरो मेनली कहाँ से इंस्पायर करते हैं, हम अडल्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ओके ओके, मतलब कौन सा हम बोन मेरो लेते हैं मेनली इंस्पायर आप करते हैं कि येलो रहेगा या फिर आपका रेड बोन मेरो। तो आप ज्यादातर नोट करेंगे कि जब भी आप पिक करते हैं तो वो येलो बोन मेरो ही आता है उसके अंदर, या रेड आता है, रेड भी आता है, लेकिन मेनली जो ज्यादा रहता है क्वांटिटी की हम बात करेंगे, है ना। और आप किस प्रोस्पेक्टिव से एक्चुअली उसका भी डायग्नोसिस कौन सा आप बना रहे हैं, है ना। और आपके बॉडी के अंदर होता है ल्यूकेमिया, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बोन मेरो लेना, तो ऑब्वियसली वो किसका रहेगा, आपका रेड का रहेगा, क्योंकि आपको किसका बनाना, डायग्नोसिस क्या बनाना, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया आपका कहाँ से बनता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से, और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, रेड बोन मेरो के अंदर। कॉमन साइट कौन सी होती है, हाँ इलिया क्रेस्ट, पोस्टीरियर इलिया क्रेस्ट आपको याद रखना है, जहाँ से कॉमनली एस्पायर आउट किया जाता है। चलिए हो गया ये। बहुत कुछ चीजें हैं बच्चों, थोड़ा क्यूरियोसिटी आप दिखाते हैं, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ते हैं, तो मेडिकल साइंस काफी ब्रॉड है ना। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़े, लेकिन अभी तो उतना ज्यादा डिटेल से जाना नहीं है आप लोगों को। अभी तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वहां तक लिमिटेड है, उसके बाद में भी जितना आप डिटेल से पढ़ सकते हैं पीएचडी लेवल तक भी जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी मेडिकल साइंस, सही फील्ड आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, ऐसा आपको भी लग रहा होगा। लग रहा है, नहीं लगा, नहीं लगा, अभी नहीं लग रहा है, जब पैसा आएंगे, है ना, जब पैसा आएंगे आप लोगों के पास, वो भी लाखों में, है ना, तब आपको लगेगा, है ना। बाकी डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को आप सर्व करते हैं, है ना, आपकी ह्यूमैनिटी बनी रहती है, आपकी जो इंसानियत है, आपकी जो मानवता है वो बनी रहती है। बाकी तो आप अलग अलग कांड करते हैं हॉस्पिटल जाके, है ना, वो तो और चीजें बनती है, लेकिन एक डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग को जब आप सर्व करते हैं, और उसका रियलाइजेशन ऐसे नहीं चलता है ना, कि सर क्या ह्यूमन बीइंग सर्व करना, हकीकत बता रहा हूँ ऐसा नहीं हो, लेकिन वास्तविकता है, जब अपने ब्लड रिलेटिव को किसी को कुछ हो जाता है, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तब पता चलता है कि एक्चुअल में ह्यूमैनिटी क्या है ना। तो वह चीज आप अपनों के लिए फील करते हैं, उसका कुछ पार्ट 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ पर्सन जो भी आपके पेशेंट्स होते हैं उनके साथ भी शेयर करें, जो उनकी नीड है, जो उनके राइट है, उस लेवल पे तो आप लोगों को देना ही है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हॉस्पिटल के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर थोड़ा सा जो डेजिनेशन है, जो ट्रेंड है, आवाज नहीं, दोनों साउंड बैठ के घर पे जाके कर लेना दोनों बहन भाई बातें, है ना। इंडिया के अंदर जो थोड़ा सा ट्रेंड है, इंडिया के अंदर जो थोड़ा ट्रेंड है, वो अभी आपके सामने की नर्सिंग प्रोफेशन को इतना हाँ डिग्निटी को इतना मेंटेन नहीं रखा जाता। लेकिन आप हॉस्पिटल जाएंगे, एम्स जैसे लेवल पे जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ एक्चुअली नर्सिंग ऑफिसर ही संभाल रहा हूँ, है ना। डॉक्टर से कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, सब कुछ मतलब डायग्नोसिस बनाना है, क्या स्टेज लेना है, डिसीजन कैसे लेना, वो करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट करके उसके बाद में उसको फॉलो करना, उसको इंटरवेंशन के अंदर लेना, इंप्लीमेंट करना, वो आप लोग करते हैं। लाखों की दवाई, अगर आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे, जब मैं दिल्ली में था, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में था, वहां पे हमने लगाया था 28 लाख का इंजेक्शन। सच बता रहा हूँ, मेरे को आज भी प्राइस याद है, शाम इवनिंग ड्यूटी थी, 28 लाख का एक इंजेक्शन एक वाइल के अंदर था, और वो भरोसा करके आपको दिया गया, मतलब आप समझ सकते हैं
हालांकि उसकी पूरी प्राइवेसी होती है, ऐसा नहीं सर अटैच लाइक ऑयल है जिम में डाल के ले जाए मेडिकल बेच देंगे बाद, ऐसा नहीं, उस मेडिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टर्म एंड कंडीशंस होती है, लेकिन मतलब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस लेवल का ट्रस्ट आप लोगों के साथ दिखाया जाता है ना। और ल्यूकेमिया के जो ट्रीटमेंट होते हैं, कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, तो आप ये चीजें वहां पे रियलाइज करेंगे जब हॉस्पिटल में जाएंगे, तो ह्यूमैनिटी आप सर्व करते हैं, इस चीज पे भरोसा रखना है। एक अगला पॉइंट और लिख ले, है ना, ये भी लिख ले, बस इतना ही है। येलो बोन मेरो कंसिस्ट मेनली ऑफ द एडिपोसाइट, एडिपोज जो आपकी फैटी सेल्स होती है उनसे मेल मिलकर बनता है, व्हिच स्टोर ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट इन द मेडुलरी कैविटी, है ना, मेडुलरी कैविटी, और इसको और लिख ले अच्छे से, तो ये डाइपाइसिस, डाइपाइसिस पोर्शन ऑफ द बोन, बोन के डाइपाइटिक पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ बताओ कुछ क्वेश्चन था? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, उसका एक रीजन है, हर कोई इसके लिए विलिंग नहीं होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की प्रोसीजर है। और बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मतलब क्या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आप, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बिल्कुल होता है। जब आप जैसे ब्लड हम देते हैं तो उसमें मेनली आप क्रॉस चेकिंग करते हैं, आपके एंटीजन वगैरह जो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, वो चेक करते हैं, क्रॉस चेक करके ब्लड लगा दिया जाता है। लेकिन जब टिश्यू की बात आती है तो वहाँ पे हिस्टो तो एचपीएल करके एंजाइम एंटीजन होता है, एचपीएल एंटीजन, वो मैच किया जाता है, और वो जिसके साथ मैच होता है उसी तरीके से हम ग्राफ लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो आपके ब्लड रिलेटिव का मिलेगा या जो सेम ट्विंस है ना, उसका मिलेगा, इसलिए अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं। तो ये जो बोन में वो है तो एलोजेनिक होता है, हाइड्रोजेनिक होता है, आपके ब्लड रिलेटिव का भी हो सकता है, किसका मैच करा है उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये एक हाई लेवल की प्रोसीजर है, इसके अंदर सेप्सिस मेंटेन करना काफी बड़ी बात होती है। तो जब आप ल्यूकेमिया वाले पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन चीजों को डिटेल से जानते हैं। हो गया ये? अभी अपने पास 3 मिनट है ना भाई, तो देख के बंद कर लिया आप लोगों ने? चलिए ये तो डिटेल की बात आ गई। हाँ, आपकी फूंकी निकलने लग जाती है, मैं करने स्टार्ट हो जाते हैं 2 मिनट में। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और रिवाइज करके आए, ऐसे मोह उठा के नहीं आए, रिवाइज करके आए कल से।